तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। आरएसआर से क्या मतलब है? आरएसआर यानी राहुल सिंह राजपूत यानी कि मैं। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, मानचित्र। यानी हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं कि मानचित्र किसे कहते हैं और यह क्यों बनाया जाता है, यानी मानचित्र की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। यही सब हम आज की इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो बिना वीडियो को एक भी मिनट स्किप किए वीडियो में बने रहिएगा। आज की इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये पूरा चैप्टर यानी मानचित्र समझाने वाला हूँ। गाइस, आज ये इसका चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। मैंने इसके 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वो भी आप लोग जाकर जरूर से देख लीजिएगा। और गाइस, इस चैनल पर मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर मैंने ज्योग्राफी के 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और आज उसका चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। और मैंने हिस्ट्री के भी 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी है। उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। गाइस, मैंने इस चैनल पर आप लोगों के लिए यूपीएससी के लिए फुल्ली डेडिकेटेड फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर मैंने 6 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं और कल उसका 7वां लेक्चर भी आने वाला है, तो वो भी आप लोग जाकर ज़रूर से देखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और गाइस, ये जो सभी क्लासेस हैं यानी ये जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है और ये जो फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज़ होने वाली है, उन सब की पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी? तो वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा और उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ्स और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को उसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो गाइज़, आज का हमारा ये जो टॉपिक है यानी चैप्टर नंबर 4 है मानचित्र, इसको बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानचित्र, यानी हम जो पढ़ने वाले हैं मानचित्र, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये मानचित्र क्यों बनाया जाता है। क्योंकि हम लोग ये जो भारत वगैरह के नक्शे हैं इसको हम लोग ग्लोब में भी तो देख सकते हैं, लेकिन हमने मानचित्र क्यों बनाया? तो ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि मानचित्र के अंदर हर एक बारीक से बारीक चीज़ को देखा जा सकता है, लेकिन ग्लोब के अंदर उसको नहीं देखा जा सकता। यानी ये जो हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं, ये जो भारत का नक्शा है, एग्जाम्पल के हम लोग ले लेते हैं, तो ये जो भारत है इसके अंदर ये आप लोग देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब जो हम लोग एकदम बारीकी से देख पा रहे हैं, ये किसके कारण हो पा रहा है? ये सब हम लोग मानचित्र के कारण देख पा रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लोग ग्लोब में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हमने मानचित्र का निर्माण किया, यानी हमने मानचित्र बनाया। मानचित्र से एक एक बारीकी से चीज़ों को देखा जा सकता है, यानी हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी कोई चीज़ है उसको एकदम बारीकी से देखना हो तो हम लोग ग्लोब का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हम लोग करेंगे मानचित्र का यूज़। इसीलिए हमने ये जो मानचित्र होता है ये बनाया। मानचित्र होता क्या है? मानचित्र ये जो पूरा वर्ल्ड मैप होता है इसको एक पेपर पर उतार दिया जाता है, यानी एक सपाट ये जो चपटी सतह होती है इस पर उतार दिया जाता है किसको? पूरी दुनिया के नक्शे को। यानी और ये मानचित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी एक तो पूरा वर्ल्ड मैप भी होता है, यानी जिसके अंदर हम लोग पूरी दुनिया का मानचित्र भी देखते हैं, और ये एक अलग अलग देशों का भी होता है और अलग अलग राज्यों का भी होता है, और हम लोग चाहें तो उसके अंदर एक एक तहसील को भी देख सकते हैं, यानी पूरी दुनिया, फिर देश, फिर राज्य, और उसके अंदर जो ज़िले होते हैं, फिर उनके अंदर जो तहसील होती है, और गाँवों को भी हम लोग किसके अंदर देख सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं मानचित्र के अंदर। इसीलिए हमने मानचित्र का निर्माण किया, क्योंकि वो जो ग्लोब होता है, यानी ये जो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, आप लोगों ने कभी ग्लोब देखा ही होगा। ये ग्लोब होता है ऐसे, ये उसका स्टैंड होता है और ये एक कील के सहारे इस पर ग्लोब लटका रहता है। लेकिन उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? उसके अंदर हम लोग पूरी दुनिया का नक्शा देख सकते हैं, यानी पूरी दुनिया में कौन सा देश कहाँ पर है, ये सब हम लोग किस में देखते हैं? ये सब हम लोग ग्लोब में देखते हैं।
यानी पूरी जो दुनिया का नक्शा होता है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कौन करता है, यानी अच्छे से विस्तार से कौन बताता है, तो वो बताता है ग्लोब। और अगर हमें एक एक पर्टिकुलर चीज़ का अध्ययन करना हो, यानी हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ का अध्ययन करना हो, तो वो हम लोग किसके अंदर करेंगे, तो उसके लिए हमें मानचित्र का यूज़ करना ही होगा। इसीलिए हमने मानचित्र का निर्माण किया। और आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर, यानी ये जो चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी का क्लास 6 का, इसके अंदर पूरे मानचित्र के बारे में समझने वाले हैं कि मानचित्र क्या होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, हमें मानचित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये जो मानचित्र होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। यानी मानचित्र पूरी दुनिया का भी होता है, एक पर्टिकुलर देश का भी होता है, और देश के अंदर जो राज्य होते हैं उनका भी मानचित्र होता है, और मानचित्र के अंदर वो जो राज्य के अंदर ज़िले होते हैं उनका भी मानचित्र बनाया जा सकता है। और हर एक छोटी से छोटी चीज़ को आसानी से समझा जा सकता है, किसके द्वारा, वो समझा जा सकता है मानचित्र के द्वारा। इसीलिए हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। और आज के इस चैप्टर के अंदर हम लोग मानचित्र को पूरा डिटेल से समझने वाले हैं कि मानचित्र क्या होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, इनका यूज़ किस में होता है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, और वो जो खाका वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे और ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या होता है। वैसे तो आप लोग ग्लोब को जानते हैं कि ग्लोब के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा दिखाया जाता है, यानी ग्लोब कुछ ऐसा होता है, अपने ये स्टैंड होता है उसका, और ये अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकाकर ये एक स्टैंड पर ग्लोब लटकाया जाता है, और उसके अंदर हम लोग पूरी दुनिया का नक्शा देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग ग्लोब के बारे में, यानी ये जो ग्लोब होता है इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में, यानी ये जो पूरी दुनिया का हम लोग नक्शा बनाते हैं ना ऐसे एक पेपर के अंदर, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये जो लेक्चर है इसको शुरू करते हैं। ये इसका इंट्रो था, यानी इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आज के इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का ये जो हमारा शानदार टॉपिक है यानी मानचित्र है, इसको पूरी डिटेल से समझेंगे। गाइज इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा और एक अच्छा सा टॉपिक है जो मैं आप लोगों को इस एक ही वीडियो के अंदर आज पूरा समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एक भी मिनट स्किप मत करना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज की इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा मानचित्र समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइज मानचित्र समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ग्लोब क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले ग्लोब का ही निर्माण हुआ था, मानचित्र ग्लोब के बाद बनाया गया था। लेकिन हमें ग्लोब के अलावा मानचित्र की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब लघु रूप से पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ग्लोब एक छोटी पृथ्वी की तरह मान सकते हैं हम उसको। यानी ग्लोब पूरी पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है जिसके अंदर पृथ्वी को एज इट इज़ दिखाया गया है, यानी पृथ्वी वास्तव में जैसी है उसको वैसी की वैसी दिखाया गया है। और ये जो ग्लोब होता है उसको पृथ्वी की वास्तविक अक्ष की तरह 23.5 डिग्री के कोण पर झुकाकर दिखाया जाता है, जिससे हम लोग पूरी पृथ्वी का जो अध्ययन होता है उसको आसानी से कर सकें, यानी अच्छे से पृथ्वी की संरचना को समझ सकें कि पृथ्वी पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है। यानी ये जो ग्लोब होता है ये पूरी पृथ्वी का एक वास्तविक छोटा सा प्रतिरूप होता है, यानी एक छोटा मॉडल होता है जिसके अंदर हम पृथ्वी को एकदम छोटे रूप के अंदर देख सकते हैं। यानी अगर हम लोग पृथ्वी को देखने अंतरिक्ष में तो जा नहीं सकते, तो हम जो पृथ्वी होती है उसकी संरचना को कैसे समझ सकते हैं, तो हम लोग ग्लोब को देखकर आसानी से ये समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है और ये वास्तव में कैसी झुकी हुई है। यानी हम लोग ये देखने के लिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, इसके लिए अंतरिक्ष में तो जा नहीं सकते, तो हम लोग इसको कैसे समझते हैं, तो हम लोग इसको ग्लोब से ही समझते हैं। और ग्लोब क्या होता है, ग्लोब पर किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में खूब अच्छे से और डिटेल से समझा दिया है। यानी वो जो हमारा सेकंड चैप्टर था एनसीईआरटी क्लास 6 का, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये पूरा चैप्टर उसके बारे में ही था, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो मैंने उसके अंदर आप लोगों को ग्लोब के बारे में भी बहुत डिटेल से बताया था, और ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं इनके बारे में भी बहुत ही डिटेल से बताया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि जितना मैंने उसके अंदर इतना डिटेल से समझाया है उतना तो आपके एनसीईआरटी में दिया भी नहीं हुआ।
लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि आप लोग छठी क्लास में नहीं हैं, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को उसी के हिसाब से पूरा ये जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर ऐसी वास्तविक रेखाएं होती नहीं है, ये सिर्फ ग्लोब पर बनाई जाती हैं। क्यों? ताकि हम लोग पृथ्वी की संरचना को आसानी से समझ सकें, यानी पृथ्वी पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है, तो वो जो पृथ्वी पर खींची गई हैं, यानी जो ग्लोब पर खींची जाती हैं क्या, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उनसे हम लोग किसी भी पृथ्वी पर किसी भी बिंदु को आसानी से देख सकते हैं। यानी पृथ्वी पर किसी भी चीज़ की सही स्थिति पता लगाने का सबसे अच्छा संदर्भ बिंदु क्या होता है, तो वो होता है जहाँ पर ग्लोब और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये किस में काम आता है? ये सैटेलाइट नेविगेशन और डिफेंस सेक्टर में काम आता है, यानी सैटेलाइट वगैरह में इसका यूज़ होता है और वो जो डिफेंस सेक्टर होता है उसके अंदर इसका यूज़ होता है। तो हमने उस चैप्टर के अंदर ये पूरा डिटेल से समझ लिया था। आज का हमारा टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं है, ये हमने उस चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल से समझ लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे बनती हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम लोग मानचित्र के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन मानचित्र समझने से पहले थोड़ा सा ग्लोब के बारे में भी देख लेते हैं। तो ग्लोब लघु रूप से पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। यह मानचित्र की तरह चीज़ों को विकृत नहीं करता है। इस लाइन का क्या मतलब है, तो इसको मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। तो वो जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है, यानी उसके ऊपर ये जो उपमहाद्वीप होते हैं इनको एज इट इज़ दिखाया जाता है, यानी ये जैसे हैं वैसे के वैसे ग्लोब पर दिखाया जाता है। उनको विकृत नहीं किया जाता, यानी उनको थोड़ा सा या ना तो बढ़ाया जाता है ना ही उनको श्रिंक किया जाता है, उनको एज इट इज़ दिखाया जाता है जैसे कि वो पृथ्वी पर वास्तव में हैं। लेकिन मानचित्र में क्या होता है? मानचित्र में हम लोग चीज़ों को बड़ा या छोटा कर देते हैं, क्योंकि ये जो इतना बड़ा पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है उसको एक कागज़ में उतार पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसलिए कुछ चीज़ें मानचित्र में बड़ी और कुछ थोड़ी सी छोटी दिखाई देती हैं, जैसे वो वास्तव में है उनसे थोड़ी सी बड़ी या छोटी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मानचित्र के अंदर जो ग्रीनविच है उसको बहुत बड़ा दिखाया जाता है, यानी उसको चीन और भारत से भी बहुत बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में जो वो ग्रीनविच है वो भारत और चीन से बहुत ही छोटा है, यानी उसको चीन से भी बड़ा दिखाया जाता है। यानी मानचित्र जो होता है वो चीज़ों को विकृत कर देता है, यानी उनकी थोड़ी सी शेप को बिगाड़ देता है, लेकिन वो जो ग्लोब होता है उसके अंदर चीज़ों को एज इट इज़ दिखाया जाता है जैसे कि वो पृथ्वी पर वास्तव में हैं। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप होता है और ग्लोब पर देशों, उपमहाद्वीपों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यानी ग्लोब से हम लोग सिर्फ महाद्वीपों के बारे में और देशों के बारे में समझ सकते हैं कि कौन से देश कहाँ पर हैं, कौन सा उपमहाद्वीप कहाँ पर है, लेकिन हम लोगों को इसके अलावा मानचित्र की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम लोगों को मानचित्र की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ग्लोब से हम लोग अलग अलग देशों और महाद्वीपों को समझ सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है। लेकिन अगर हमें उस देश के अंदर पर्टिकुलर चीज़ को देखना होगा तो हम लोग ग्लोब का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हम लोग करेंगे मानचित्र का यूज़। लेकिन ये वास्तव में ये याद रखना आप लोग, मानचित्र की एक कमी है कि ये चीज़ों को विकृत कर देता है, यानी ये जो उपमहाद्वीप या महाद्वीप होते हैं उनकी थोड़ी सी शेप को बिगाड़ देता है, यानी उनको थोड़ा सा श्रिंक कर देता है या थोड़ा सा बड़ा भी दिखा देता है कहीं कहीं पर। तो ये हमने समझ लिया ग्लोब क्या होता है, यानी ग्लोब और मानचित्र के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दिया है कि ग्लोब और मानचित्र में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि अगर हमारे पास ग्लोब था तो हमें मानचित्र की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा दिया है। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है जो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को दिखाया जाता है कि कौन सा महासागर कहाँ पर है, कौन सा उपमहाद्वीप कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है, और उनका सही आकार दिखाया जाता है। जबकि मानचित्र की तरह ये चीज़ों को विकृत नहीं करता, यानी मानचित्र चीज़ों को थोड़ा सा श्रिंक भी कर देता है, यानी थोड़ा सा छोटा भी कर देता है और थोड़ा बड़ा भी कर देता है। उसके लिए मैंने आपको ग्रीनविच का उदाहरण बताया कि ग्रीनविच को चीन से भी बड़ा दिखाया गया है, लेकिन ग्रीनविच वास्तव में बहुत ही
ग्रीनविच नहीं गाइस, ये होता है ग्रीनलैंड। ग्रीनविच मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, ये होता है ग्रीनलैंड। यानी जो ग्रीनलैंड होता है उसको चीन से भी बड़ा दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में वो जो ग्रीनलैंड है वो कैसा है, वो भारत से भी छोटा है। यानी वो भारत से भी छोटा है, लेकिन उसको दिखाया कितना गया है मानचित्र के अंदर, उसको चीन से भी बड़ा दिखाया गया है। और मानचित्र के अंदर हम लोग पैमाना भी मानते हैं। यानी अगर हम लोग ये इतनी बड़ी चीज़ अगर हम लोग मान रहे हैं तो हम लोग उसके अंदर क्या मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतने पर्टिकुलर, यानी जो भी हम लोग मानते हैं उतने किलोमीटर की दूरी मानते हैं। यानी मानचित्र को पैमाने के हिसाब से सेट किया जाता है। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोब। यानी ग्लोब किसे कहते हैं ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल से यहाँ पर समझा दिया है। इसके बाद में फाइनली आता है हमारा टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मानचित्र। ये मानचित्र है गाइज, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है तो इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है हमारा ये मानचित्र है, ये मनचित्र नहीं है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, लेकिन थोड़ा सा इतना तो एडजस्ट आप लोग कर ही सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मानचित्र। तो मानचित्र किसे कहते हैं, तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो मैंने आपको बताया था ये जो पैमाना होता है वो कैसे सेट किया जाता है। यानी अगर मानचित्र पर कोई चीज़ दिखाई जाती है, यानी अगर इतना बड़ा कोई देश या अगर कोई भी रीजन दिखाया है वहाँ पर, तो उसको कैसे दिखाएंगे। अगर ये इतना बड़ा है, अगर ये 10 सेंटीमीटर के अंदर आया है, तो अगर ये इतना है 1 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर पैमाना कैसे मानेंगे, पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर पर्टिकुलर जो हम लोग जितना भी लेते हैं उसका क्षेत्रफल जितना भी होता है उसके हिसाब से हम लोग पैमाना सेट करते हैं। तो मानचित्र क्या होता है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर, चपटी सतह मतलब एक पेपर पर उतारा जाता है। यानी वो जो ग्लोब होता है वो कैसा होता है, वो गोल होता है, यानी गोलाकार शेप में होता है। और मानचित्र कैसा होता है, मानचित्र चपटी सतह पर यानी एक ऐसी शेप पर यानी कागज़ पर उतारा जाता है। किसको, मानचित्र को। तो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा कर पाना असंभव है। इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है यानी इससे जो इफेक्ट पड़ता है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि इस लाइन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा डिटेल से समझिए। लेकिन गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा कर पाना असंभव है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि वो जो ग्लोब के ऊपर ये जो सारे उपमहाद्वीप दिखाए जाते हैं उनको पृथ्वी पर एज इट इज़ दिखाया जाता है। यानी जैसे वो पृथ्वी पर हैं वास्तव में उनको वैसे ही दिखाया जाता है, किस पर, ग्लोब पर। लेकिन ये जो मानचित्र होता है इसके ऊपर एक चपटी सतह के ऊपर एक पूरी गोलाकार सतह को, यानी एक ये जो पूरी गोलाकार सतह है इसको इस एक चपटी सतह पर उतार पाना असंभव रहता है, यानी थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए कुछ चीज़ें छोटी या बड़ी हो जाती हैं, यानी थोड़ी सी विकृत हो जाती हैं। यही मानचित्र की सिर्फ एक कमी है। बाकी मानचित्र ग्लोब से ज़्यादा, यानी ग्लोब तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है, मानचित्र जो होता है वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी एक्सप्लेन करता है। यानी अगर ये पूरी दुनिया है, मानचित्र पूरे वर्ल्ड का भी बनाया जाता है, यानी वर्ल्ड में भी बनाया जाता है। यानी मानचित्र पूरी दुनिया का भी बनाया जा सकता है, यानी हम लोग वर्ल्ड में भी बना सकते हैं। और उस वर्ल्ड के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर उपमहाद्वीप यानी एक देश का भी मानचित्र बना सकते हैं। और उस देश के अंदर उसके राज्य और उन राज्यों के अंदर जो ज़िले होते हैं उनका भी अलग अलग मानचित्र बनाया जा सकता है। इसीलिए हमने ग्लोब के साथ साथ मानचित्र का भी निर्माण किया, क्योंकि मानचित्र के अंदर एक एक चीज़ को डिटेल से समझा जा सकता है, जबकि ग्लोब के अंदर इतना डिटेल से हम लोग नहीं समझ सकते। तो ये हमारा मानचित्र था। तो इसके बारे में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। पैमाना मैंने आपको पहले बता दिया है कि पैमाना कैसे मानते हैं। जैसे अगर इतनी बड़ी कोई चीज़, अगर यानी इतना बड़ा कोई देश मैप के अंदर दर्शाया गया है तो उसकी ये जो जितनी यहाँ पर डिस्टेंस होती है उसकी 1 सेंटीमीटर बराबर हम पैमाना मानते हैं। माना 1 सेंटीमीटर बराबर जितना भी उस देश का, यानी वो जितना भी क्षेत्रफल होता है उसके हिसाब से हम लोग पैमाना मान लेते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि पैमाना कैसे मानते हैं। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा कर पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि
ग्लोब के अंदर ग्लोब पृथ्वी का एक एज इट इज़ मॉडल है, यानी पृथ्वी को छोटे रूप में दर्शाया गया एक मॉडल है क्या, ग्लोब। लेकिन मानचित्र जो होता है वो एक पेपर पर दर्शाया जाता है, यानी ऐसी एक सतह पर, यानी एक चपटी सतह पर एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से प्रेजेंट कर पाना मुश्किल रहता है, यानी उसको एज इट इज़ उतार पाना मुश्किल रहता है। इससे क्या होता है, इससे कुछ चीज़ें विकृत हो जाती हैं, यानी कुछ जो देश होते हैं उनको थोड़ा छोटा दिखाया जाता है और कुछ देश थोड़े बड़े दिखा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गोलाकार सतह होती है उसको पूरी तरह से चपटी सतह पर उतार पाना, यानी प्रेजेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ये मैंने ग्लोब और मानचित्र के अंदर आप लोगों को अंतर भी यहाँ पर बता दिया है, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद रखना। तो इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद में है मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है, यानी ये जो अलग अलग मानचित्र होते हैं, यानी एक अलग अलग देश का ये जो पहाड़ वगैरह दर्शाए जाते हैं उनका अलग मानचित्र होता है, और ये जो वर्षा वगैरह को हम लोग दर्शाते हैं इनका अलग मानचित्र होता है। तो ये जो सारे मानचित्र होते हैं जब इनको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है तो इससे क्या बनता है, एटलस। एटलस क्या होता है, एटलस एक किताब होती है जिसके अंदर हम लोग सारे मानचित्र को, यानी पूरी पृथ्वी के अलग अलग जो मानचित्र बने हुए हैं उनको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, उसकी एक किताब आती है। तो अभी तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर हमें एटलस का यूज़ करना पड़ेगा, तो आप लोगों को वो बाद में लानी पड़ेगी, लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसके अंदर एटलस बहुत ही काम आता है। उसके बिना इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो हम लोग उसका यूज़ बाद में करेंगे, लेकिन ये समझ लेते हैं एटलस क्या होता है। तो एटलस अलग अलग मानचित्रों का एक संग्रह है, उसी को एटलस बोला जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है, यानी उसके अंदर अलग अलग मानचित्र होते हैं और उनके पैमाने भी अलग अलग माने जाते हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लोब होता है ये पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है और उसके अंदर हम लोग सिर्फ किसके बारे में समझ सकते हैं, उसके अंदर हम लोग सिर्फ उपमहाद्वीपों और अलग अलग देशों के बारे में समझ सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सी लैटिट्यूड पर है, कौन सी लॉन्गिट्यूड पर है, और इन सब के बारे में हम लोग ग्लोब के अंदर समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग उस ग्लोब के अंदर एक पर्टिकुलर देश के अंदर जो राज्य होते हैं उनको नहीं देख सकते, और राज्यों के अंदर जो ज़िले होते हैं उनके बारे में डिटेल से नहीं समझ सकते। वर्षा का वितरण कहाँ पर है इसको नहीं समझ सकते। हम लोग पूरी जो दुनिया, पूरा एक देश होता है उसके अंदर तो वर्षा का वितरण समझ सकते हैं, लेकिन जब हमें किसी राज्य का या किसी ज़िले का वर्षा वितरण समझना हो तो वो हम लोग किससे समझते हैं, वो हम लोग समझते हैं मानचित्र से। उसके अंदर ग्लोब यूज़ नहीं लिया जा सकता क्योंकि ग्लोब के अंदर इतनी जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो मानचित्र हमें विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। नीचे कहाँ पर, तो ये मैं आपको नीचे बताऊंगा, यानी दूसरी स्लाइड के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन से मानचित्र होते हैं। लेकिन ये इससे आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि मानचित्र हम लोग यूज़ किस में लेते हैं। तो मानचित्र का यूज़ वर्षा वितरण में को समझने के लिए अलग अलग देशों को, और जितनी जानकारी हमें मानचित्र देता है उतनी जानकारी हमें ग्लोब से कभी भी नहीं मिल सकती, तो इसीलिए मानचित्र का यूज़ किया जाता है। तो ये मानचित्र भी दो प्रकार के होते हैं, दो नहीं, ये वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन टाइप इसके दो ही हैं। तो वो मैं आपको बताऊं तो वो कौन कौन से होते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड कहाँ है, तो वो है नीचे। तो नीचे चलते हैं। नीचे क्या है, नीचे है मानचित्र के प्रकार। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मानचित्र होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो भौतिक मानचित्र और दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। तो ये क्या होते हैं, यानी ये भौतिक मानचित्र और ये राजनीतिक मानचित्र क्या है। तो भौतिक जो मानचित्र होता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर हम लोग किसके बारे में समझते हैं, तो उसके अंदर हम लोग पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों तथा नदियों और महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए जो मानचित्र बनाया जाता है उसको भौतिक या उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, भौतिक मानचित्र किसको कहते हैं, तो भौतिक मानचित्र कहते हैं उसको जिसके अंदर
जिस मैप के अंदर हम लोग पहाड़ों यानी ये जो मैप होता है उसके अंदर हम लोग किसको दर्शाते हैं। मान लीजिए ये कोई मैप है यानी मानचित्र है और उसके अंदर हम किसको दर्शाएंगे, ये भौतिक जो मानचित्र होता है उसके अंदर हम लोग पहाड़ों, नदियों और ये जो सड़कें वगैरह होती हैं और देश के अंदर जो रेल लाइंस वगैरह बिछाई जाती हैं उनको समझने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, भौतिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। यानी हम लोग कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सा पठार कहाँ पर है, कहाँ पर कौन से मैदान पाए जाते हैं, कौन से महासागर कहाँ पर हैं, इसका पता हमें कहाँ से चलता है, तो इसका पता हमें चलता है भौतिक मानचित्र से। तो भौतिक मानचित्र आपकी समझ में आया, भौतिक मानचित्र किसी को कहते हैं। चलिए ये जो नेक्स्ट टाइप है हमारा राजनीतिक मानचित्र, इसको भी समझ लेते हैं। राजनीतिक मानचित्र के अंदर राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों व उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है ये जो भौतिक मानचित्र होता है इसके अंदर तो हम लोग किसके बारे में समझते हैं, इसके अंदर हम लोग समझते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सा पठार कहाँ पर है, कौन सा मैदान कहाँ पर है, कहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है यहाँ पर, यानी कौन से सागर में जाकर गिरती है, कौन सी नदी में मिलती है, कौन सी किसकी सहायक नदी है, इन सब का पता हम लोग किसके अंदर लगाते हैं, इन सब का पता हम लोग लगाते हैं भौतिक मानचित्र के अंदर। यानी उसके अंदर महासागरों का भी हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है। लेकिन ये जो राजनीतिक मानचित्र होता है इसके अंदर हमारे जो देश के यानी अलग अलग देशों के अलग अलग राज्यों के बारे में और उन राज्यों के अंदर भी जो ज़िला वगैरह होते हैं उनके बारे में, नगरों के बारे में, एक पर्टिकुलर छोटे छोटे शहरों के बारे में और उन शहरों के साथ लगे यानी उन शहरों के आसपास के जो गांव होते हैं उनके बारे में किससे पता चलता है, तो वो पता चलता है हमें राजनीतिक मानचित्र से, जो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों व उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए यानी ये जो बाउंड्रीज होती हैं अलग अलग देशों की, यानी ये जो हमारा भारत है यानी इंडिया है और ये जो पाकिस्तान है, इसकी जो बाउंड्री होगी उसको दर्शाने वाला मानचित्र कौन सा होगा, तो उसको दर्शाने वाला मानचित्र होगा राजनीतिक मानचित्र। और ये जो भौतिक मानचित्र है इसके अंदर हम लोग वर्षा वगैरह का, यानी वर्षा वगैरह नहीं, इसके अंदर हम लोग किसके बारे में समझते हैं, इसके अंदर समझते हैं हम लोग कौन सा पर्वत कहाँ पर है, पठार कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, कौन सा महासागर कहाँ स्थित है, इसका पता चलता है हमें भौतिक मानचित्र के अंदर। लेकिन ये जो वर्षा वितरण वगैरह होते हैं इसके बारे में किस में पता चलता है, इसके अंदर पता चलता है हमें कौन सा थीमेटिक मानचित्र, वो तो आपने बताया नहीं, तो वो मैं आपको कहाँ पर बताऊँगा, वो बताऊँगा मैं आपको आगे की स्लाइड में। लेकिन ये अगर आपको समझ में आ गया है भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद में आता है हमारा थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं, क्योंकि मानचित्र के टाइप तो मैंने दो ही बताए, कौन कौन सा, भौतिक और राजनीतिक, तो ये तीसरा टाइप कहाँ से आ गया, थीमेटिक मानचित्र। तो ये कोई टाइप नहीं है, ये है यानी थीमेटिक मानचित्र किसको कहते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र जो होता है उसके अंदर हम लोग ये जो देश के अंदर सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं, यानी पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पर सड़कों का ये जो वितरण है, यानी सड़कें कहाँ कहाँ पर बनाई गई हैं, कौन सी सड़क कहाँ पर जाती है, कौन सी सड़क कौन सा राजमार्ग किसको जोड़ता है, इसका पता किस में चलता है हमें, इसका पता हम लोग लगाते हैं थीमेटिक मानचित्र के अंदर। यानी देश के अंदर सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि देश के अंदर सड़कें कहाँ कहाँ पर बनाई गई हैं, यानी कौन सी सड़क कौन से राज्य को जोड़ती है, और ये जो वर्षा का वितरण होता है यानी वर्षा का वितरण देश में कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार है, कहाँ पर वर्षा कम होती है, कहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, कहाँ पर वर्षा मीडियम होती है, और ये जो मानसून आता है ये कौन से समय पर कहाँ पर होता है, ये कब आता है, कहाँ पर जाता है, वापस कब आता है, इसका पता हम लोग किस में लगाते हैं, इसका पता हम लोग लगाते हैं वर्षा मानचित्र से। और ये जो वन और उद्योग वगैरह का वितरण होता है, यानी कौन सा वन कहाँ पर है और कौन से उद्योग कहाँ पर है, इसका पता लगाने वाले जो मानचित्र होते हैं, यानी इसका पता हम लोग किसके अंदर लगाते हैं, तो वो हम लोग पता लगाते हैं थीमेटिक मानचित्र के अंदर। तो ये हमारा थीमेटिक मानचित्र है, ये कोई टाइप नहीं है, लेकिन ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको भी हमें समझ लेना है कि थीमेटिक मानचित्र किसको कहते हैं।
इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से? तो वो होते हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दूरी, दिशा और ये जो प्रतीक है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि मानचित्र के अंदर ये दूरी और दिशा और ये जो प्रतीक होता है इसका क्या मतलब होता है। लेकिन अगर आपके इससे पहले ये थीमेटिक मानचित्र समझ में आ गया तो कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा दूरी, यानी जो मानचित्र के 3 घटक मैंने आपको यहाँ पर बताए, ये जो दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं इसके बारे में हम लोग अब डिटेल से समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं। ये जो दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं इनको मानचित्र में कैसे यूज़ किया जाता है। तो दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैमाना कैसे चुना जाता है। तो इस दूरी के अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर यही बताया गया है कि पैमाना कैसे माना जाता है। तो पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। यानी अगर आपके ये जो आप मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो अगर आपके घर और मानचित्र के बीच की दूरी, यानी घर और आपके स्कूल के बीच की दूरी मानचित्र पर हमें दर्शानी हो, तो क्या हम लोग 10 किलोमीटर का पन्ना लेंगे उसको दर्शाने के लिए? नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल और हमारे घर के बीच की दूरी कितनी है? तो वो है 10 किलोमीटर। तो उसको दर्शाने के लिए 10 किलोमीटर का पन्ना तो नहीं ले सकते ना। तो हम लोग इसको कैसे दर्शाएंगे? तो हम लोग मानेंगे पैमाना। और पैमाना कैसे मानेंगे? तो पैमाना बराबर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। इसका क्या हुआ? पैमाना ऐसे नहीं माना जाता। ये बताया गया है कि 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को किसके बराबर माना गया है? 2 सेंटीमीटर के। तो पैमाना क्या हुआ इसका? तो पैमाना हुआ 1 सेंटीमीटर कितने, यानी 1 सेंटीमीटर 10/2 बराबर 5 किलोमीटर। तो इसका पैमाना कैसे हुआ? तो इसका पैमाना हुआ पैमाना इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। यानी हम लोग पैमाना कैसे मानेंगे? तो पैमाना मानेंगे पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? यानी मानचित्र के अंदर जो 1 सेंटीमीटर दूरी है उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर नाप सकते हैं। स्केल से अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर की दूरी नापते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? तो 1 सेंटीमीटर, यानी अगर हम लोग मानचित्र के अंदर 1 सेंटीमीटर की कोई दूरी खींचते हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है 5 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। ऐसे ही पैमाना माना जाता है किसके लिए? मानचित्र के लिए। तो यही दिया हुआ है इसके अंदर, दूरी के अंदर। इसके अंदर और कोई ये जो थ्योरी है ये सब आपको इतना इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ है वो मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता दी है कि इसके अंदर दूरी के अंदर कैसे नापते हैं, यानी मानचित्र के अंदर दूरी का क्या हिसाब होता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो मानचित्र के अंदर दूरी मानी जाती है पैमाने से, और पैमाना कैसे माना जाता है ये मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपके स्कूल और आपके घर के बीच में दूरी कितनी है तो वो है 10 किलोमीटर। तो इसके अंदर उदाहरण बताया गया है कि इसको पैमाने में कैसे बताएंगे? तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो पैमाना कैसे माना है हमने? तो पैमाना माना है 10/2 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। यानी अगर हम लोग मानचित्र के अंदर कोई 1 सेंटीमीटर की दूरी खींचते हैं तो उसके अंदर हम लोग कितनी मानेंगे? उसके अंदर हम लोग मानेंगे 5 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो हम लोग ये जो घर और स्कूल के बीच की दूरी है इसको कितनी दूरी में रिप्रेजेंट करेंगे मानचित्र के अंदर? तो वो हम लोग करेंगे 2 सेंटीमीटर की दूरी के अंदर। यानी 2 सेंटीमीटर की दूरी के अंदर ही हम लोग हमारे स्कूल
और ये जो हमारा घर है उसके बीच की दूरी को दर्शा देंगे किसके अंदर, मानचित्र के अंदर। ये सब काम हम लोग ग्लोब में नहीं कर सकते क्योंकि ग्लोब एक बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, यानी ग्लोब क्या होता है, पूरी दुनिया का एक मॉडल है छोटा, लेकिन उसके अंदर हम लोग ये छोटी छोटी जो दूरियां होती है हमारे घर और स्कूल के बीच की दूरी, उसको तो नहीं नाप सकते ना। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी मानचित्र की, जो मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जो थ्योरी है इस पर आप लोगों को इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपकी दिल की तसल्ली के लिए इसको रीड कर देता हूँ। लेकिन जो इसके अंदर मेन जो पॉइंट था वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके अंदर आगे क्या दिया हुआ है, आगे है 10 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र में 2 सेंटीमीटर से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय क्या है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल जो है वो क्या है, वो 5 किलोमीटर को दर्शाता है। और जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे उपमहाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाया जाता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाया गया है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र भी कहते हैं। यानी छोटे पैमाने वाला मानचित्र किसको कहते हैं, यानी जब हम लोग बड़ी कोई चीज़ दिखानी होती है, यानी बड़ा कोई देश वगैरह दिखाना होता है, जैसे रशिया वगैरह है, यानी भारत है, ये एक पूरा देश है, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका। लेकिन जब हम लोग इसको मानचित्र में दिखाएंगे तो उसके लिए पैमाना कैसा मानेंगे, तो उसके लिए पैमाना मानेंगे हम लोग छोटा। यानी 1 सेंटीमीटर पैमाने के अंदर हम लोग कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, यहाँ पर 500 किलोमीटर, यानी दूरी तो ज़्यादा है लेकिन पैमाना कैसा है, छोटा। लेकिन बड़े पैमाने वाले मानचित्र कैसे होते हैं, यानी बड़े पैमाने वाले मानचित्र कैसे हो सकते हैं, तो इसको उदाहरण से समझेंगे। तो उदाहरण क्या लेंगे हम लोग, वही जो हमने अभी समझा था, हमारे स्कूल और हमारे घर के बीच की दूरी का। तो हमारे घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी थी, तो वो थी 10 किलोमीटर, यानी ये 500 किलोमीटर से तो बहुत ज़्यादा कम है। तो कहाँ पर 500 किलोमीटर, कहाँ पर 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए भी हमने कितना माना था, 2 सेंटीमीटर, यानी 5 किलोमीटर के लिए भी हमने 1 सेंटीमीटर माना। और ये जो 500 किलोमीटर है इसके लिए भी हमने 1 सेंटीमीटर ही दूरी नापी, किसके अंदर, मानचित्र के अंदर। तो ये छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के मानचित्र का चक्कर आपको समझ में आया, नहीं आया, तो मैं दोबारा समझाता हूँ ये क्या होता है। तो छोटे पैमाने का जो पहले बड़े का समझ लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमने एग्जाम्पल भी उसी का समझा था। तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र क्या होता है, तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है, यानी जो हमारे घर और स्कूल के बीच की दूरी थी वो थी 10 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो हमने 5 किलोमीटर के लिए भी 1 सेंटीमीटर ही दूरी नापी, किसके अंदर, मानचित्र के अंदर। और अगर हम लोग किसी बड़े देश को दर्शाएंगे तो उसके अंदर उसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा। तो अगर उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो हमें 1 सेंटीमीटर बराबर ज़्यादा दूरी माननी होगी, यानी ज़्यादा क्षेत्रफल मानना होगा। तो हमने इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल लिया है किसी देश का, उसके अंदर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है, उसके अंदर माना है हमने 500 किलोमीटर। यानी ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं। ये इसका हमने साइज़ बढ़ा लिया और ये मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके थोड़े से और ज़्यादा समझ में आए कि ये जो छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के मानचित्र होते हैं आखिर ये होते कैसे हैं। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, कहाँ पर, हमारे इस स्लाइड के अंदर। तो ये क्या है, हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर माना था और यहाँ पर हमने 1 ही सेंटीमीटर बराबर कितना माना है, तो ये माना है हमने 500 किलोमीटर। तो इसके अंदर छोटे पैमाने और बड़े पैमाने वाला मानचित्र कौन सा है, तो ये है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। यानी छोटी दूरी के लिए हमने बड़ा पैमाना माना, यानी 1 सेंटीमीटर माना, लेकिन यहाँ पर बड़ी दूरी के लिए हमने छोटा पैमाना माना, यानी 1 सेंटीमीटर माना। तो इसको कहेंगे छोटे पैमाने वाला और इसको कहेंगे बड़े पैमाने वाला मानचित्र। यानी ये जो है हमारा, इसको तो कहेंगे बड़े पैमाने वाला और इसको कहेंगे छोटे पैमाने वाला। इसको याद कैसे रखेंगे, अगर दूरी ज़्यादा है तो उसके लिए छोटे पैमाने वाला मानचित्र, लेकिन अगर दूरी कम है
तो उसके लिए कौन सा आएगा, बड़े पैमाने वाला मानचित्र, क्योंकि हमें किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए कम से कम 1 सेंटीमीटर तो दूरी लेनी ही पड़ेगी। इससे कम लेंगे तो हमें मानचित्र के अंदर भी दिखाई नहीं देगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो कम से कम 1 सेंटीमीटर तो हम दूरी लेते ही हैं। तो हमने 1 सेंटीमीटर के लिए भी 5 किलोमीटर माना और 1 सेंटीमीटर के लिए हमने यहाँ पर 500 किलोमीटर भी माना है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि एक तो होता है छोटे पैमाने का, यानी अगर दूरी ज़्यादा होगी तो पैमाना छोटा होगा, और अगर दूरी कम होगी तो पैमाना बड़ा होगा। उम्मीद है आपके ये छोटे पैमाने और बड़े पैमाने वाला मानचित्र का चक्कर समझ में आया होगा। तो यही यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ था, जो मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। यानी ये जो हमारा दूरी टॉपिक था, ये जो मानचित्र के 3 घटक थे, हमने यहाँ पर थीमेटिक मानचित्र समझा था कि थीमेटिक मानचित्र किसको कहते हैं, और उसके नीचे दिया हुआ था कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से, एक तो दूरी, दिशा और प्रतीक, जिसके अंदर हमने ये जो दूरी टॉपिक है इसको बहुत ही डिटेल से समझ लिया है कि मानचित्र में दूरियां कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, यानी कैसे दूरियों को माना जाता है, यानी पैमाने कैसे माने जाते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल से यहाँ पर समझा दिया है। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा दूरी किसको कहते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट घटक है कौन सा, दिशा, उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन ये इससे पहले आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये एक मानचित्र दिया हुआ है, ये एक गांव का मानचित्र है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये प्रतीक चिन्ह भी होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है ये जो सामूहिक केंद्र है और ये पीओ, ये पेड़ को, इन सब को रिप्रेजेंट करने के ये तरीके हैं, ये सिंबल्स हैं। यानी मानचित्र के अंदर खेल के मैदान जो होता है उसको कैसे प्रतीक करते हैं, उसको करते हैं हम लोग इस तरह की ये हरी हरी घास बनाकर। और मानचित्र के अंदर अगर हमें कहीं पर पेड़ दिखाने हो तो वो कैसे दिखाएंगे, तो ये पेड़ का छोटा सा ऐसा निशान बनाकर दिखाया जाता है। और ये जो दुकानें होती हैं, इन दुकानों को इस तरह दिखाया जाता है, उसका नाम लिख दिया जाता है। और ये जो कुआं होता है उसको कैसे दिखाया जाता है, तो उसको इस ब्लैक डॉट से दिखाया जाता है, यानी एक काले रंग का निशान ऐसे बना दिया जाता है। और उससे किसको दर्शाया जाता है, तो उससे दर्शाया जाता है एक कुएं को। यानी एक कुएं को दर्शाने के लिए हम लोग एक ब्लैक डॉट का प्रयोग करते हैं, किसके अंदर, मानचित्र के अंदर। और इसके अंदर आप लोग ये देख सकते हैं, ये विकास का घर है, ये शीला का घर है और ये करीमा का घर है और ये पेड़ हैं। इन सबको दिखाने के लिए इन सिंबल्स का प्रयोग किया गया है, किसके अंदर, ये जो आपकी एनसीईआरटी है इसके अंदर दर्शाया गया है। और उत्तर दिशा को दर्शाने के लिए इस तरह का निशान प्रयोग किया गया है। यानी दिशा कितनी होती हैं, तो ये भी समझ लीजिए। दिशा होती हैं, मेनली हम 4 ही दिशाओं का प्रयोग करते हैं। वैसे तो दिशाएं कितनी होती हैं ये आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बना दूं मैं इसको। तो ये हमारी मेन जो 4 दिशाएं होती हैं ये होती है कौन कौन सी, तो ये होती हैं नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट और ये वेस्ट। और इसको ये जो इनके बीच की होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। और इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व, यानी ये उत्तरी पूर्वी दिशा है। ये कौन सी है, ये है उत्तरी पश्चिमी दिशा, यानी नॉर्थ वेस्ट है। और ये कौन सी है, ये है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी। और ये है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी दिशा है, कौन सी, ये वाली। तो ये 8 दिशाएं हैं और ये जो मेन दिशाएं हैं ये कितनी हैं, ये हैं 4। तो यहाँ पर उत्तर दिशा को दर्शाने के लिए यानी नॉर्थ को दर्शाने के लिए इधर ये तीर का निशान बनाया गया है, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ। तो इसको हम लोग ऐसे नॉर्थ से समझ सकते हैं। तो ये जो तीर का निशान है ये किसको दर्शाता है, ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो इसके अंदर कुछ सिंबल्स दर्शाए गए हैं और ये सड़कें वगैरह हैं, इनको दर्शाने के लिए एक मानचित्र, ये गांव का मानचित्र है, यानी ये कोई गांव है यहाँ पर, उसका मानचित्र दर्शाया गया है। कहाँ पर, इस पिक्चर के अंदर जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। तो हमारा जो अगला घटक था वो क्या था, दिशा। तो दिशा क्या होती है, ये दिशा मैंने आपको बता दी, ये 8 दिशाएं होती हैं। लेकिन ये जो मेन 4 दिशाएं होती हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है प्रधान दिक् बिंदु। यानी प्रधान दिक् बिंदु किसको बोलते हैं, तो प्रधान दिक् बिंदु बोलते हैं ये जो मेन हमारी ये 4 दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और
पश्चिम, ये जो 4 दिशाएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रधान दिक बिंदु। और ये जो इसके साथ में ये इनके बीच में जो होती हैं ये भी 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। यानी इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी दिशा, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी दिशा, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी दिशा और इसको बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी दिशा। तो ये जो मेन 4 दिशाएं हैं इनको बोलते हैं प्रधान दिक बिंदु, जो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो इसको भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। तो दिशा के बारे में क्या दिया हुआ है? तो दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना दिया जाता है। यानी मानचित्र के अंदर दिशा का पता कैसे लगता है? तो वो मानचित्र के अंदर एक ऐसा तीर या ऐसा तीर या ऐसा तीर या ऐसा तीर बना दिया जाता है। यानी इसका उल्टा होगा, ये थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ऐसा तीर बना दिया जाता है। तो ये जो तीर होते हैं, ये जो तीर होता है ये उत्तर दिशा को, ये दक्षिण दिशा को और ये पूर्व दिशा को और ये पश्चिम दिशा को दर्शाता है। यानी मानचित्र के अंदर दिशा को दर्शाने के लिए दिशा का नाम नहीं लिखा जाता है, यानी कौन सी दिशा दर्शाई गई है उसका नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक तीर से उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यानी उसको दर्शा दिया जाता है किसके द्वारा? एक तीर के द्वारा। और ये तीर किस प्रकार लगाए जाते हैं? उत्तर दिशा के लिए ऐसा, पूर्व दिशा के लिए ऐसा, दक्षिण दिशा के लिए ऐसा और पश्चिम दिशा के लिए ऐसा तीर का निशान लगा दिया जाता है। किसके अंदर? मानचित्र के अंदर। तो यही इस पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान लगा दिया जाता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिख दिया जाता है। या तो उ लिखा हुआ मिलेगा या क्या लिखा हुआ मिलेगा, या एन लिखा हुआ मिलेगा। जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है उ का मतलब है उत्तर दिशा और ये जो एन है इसका मतलब है नॉर्थ, यानी इसका मतलब भी उत्तर दिशा ही होता है। तो उसको लिखने के लिए पूरा उत्तर नहीं लिखा जाता, यानी ऐसा नहीं लिखा जाता कि उत्तर दिशा, ऐसा नहीं लिखा जाता है मानचित्र के अंदर। मानचित्र के अंदर कैसे लिखा जाता है? ऐसा तीर का निशान लगा दिया जाता है और ऊपर लिख दिया जाता है उ या एन लिख दिया जाता है इसकी दिशा को दर्शाने के लिए। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व या पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। यानी मानचित्र के अंदर कौन सी दिशा को दर्शाया जाता है? उसके अंदर सिर्फ एक दिशा को दर्शा दिया जाता है। किसके द्वारा? तीर के द्वारा। यानी ऐसा निशान लगाकर मानचित्र के अंदर एक दिशा को दर्शा दिया जाता है और ऊपर लिख दिया जाता है उ, यानी ये ऊपर लिख दिया जाता है उ या एन लिख दिया जाता है। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है ये उत्तर दिशा है और बाकी की दिशाओं को नहीं बताया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उत्तर दिशा के बारे में जान लेते हैं तो हमें बाकी दिशाओं के बारे में अपने आप पता चल जाता है। यानी अगर मानचित्र के अंदर किसी दिशा को दर्शाना हो तो उत्तर दिशा बता दी जाती है। फिर उसके हिसाब से हम लोग ये जो दक्षिण और ये जो पश्चिम होती है ये पूर्व होती है और ये जो दक्षिण दिशा होती है इसका पता हम लोग अपने आप लगा लेते हैं। यानी कौन सी दिशा किस तरफ है इसका पता हम लोग लगा लेते हैं। तो यही इसके अंदर दिया हुआ है। तब आप दूसरी दिशाओं का पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा लेते हैं। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। यानी ये जो मेन 4 दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम जो दिशा होती है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु। यानी प्रधान दिग्बिंदु किसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ये जो हमारी मेन 4 दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये जो 4 दिशाएं होती हैं इनको कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपसे एज इट इज़ पूछा जा सकता है कि प्रधान दिग्बिंदु में कौन कौन सी दिशाएं होती हैं या प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और गाइस ये मैं आपको बताऊँ तो ये जो मैं आपको मुंह से बता रहा हूँ इसको अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये जो थ्योरी होती है इसको आप लोग कॉपी में नहीं लिखेंगे। आप लोग कॉपी में कितना लिखेंगे? आप लोग कॉपी में लिखेंगे सिर्फ इतना कि ये होती हैं 4 मेन दिशाएं और मानचित्र के अंदर दिशा को प्रेजेंट करने के लिए बस ये एक निशान लगाया जाता है, नॉर्थ या उत्तर लिख दिया जाता है। और ये जो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु। तो ये जो मेरी क्लासेस हैं इससे आप लोग नोट्स भी एज इट इज़ बना सकते हैं। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए भी चलिएगा, क्योंकि
पीपीटी के भरोसे मत रहना, आप लोग अपने नोट्स में बनाते हुए चलना। तो ये मैंने आपको 4 और दिशाएं बता दी हैं। इसके अंदर ये भी दर्शाई गई हैं उत्तर पूर्व, ये आप लोग देख सकते हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम जो दिशा है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसको कहते हैं उत्तर पूर्व, इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व, इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम और इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम। ये प्रधान दिग्बिंदु के अलावा 4 और दिशाएं भी होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, लेकिन प्रधान दिग्बिंदु सिर्फ मेन 4 दिशाओं को ही कहते हैं, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। ये हमारे यहाँ पर दिशा के बारे में था जो मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से और डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। यानी ये जो हमारे मानचित्र के 3 घटक थे उसके अंदर हमने दूरी भी पढ़ लिया, यानी ये जो दूरी था, ये दूरी सेगमेंट था, ये भी हमने पढ़ लिया। दिशा के बारे में भी हमने जान लिया कि मानचित्र के अंदर दूरियाँ कैसे निश्चित की जाती हैं, यानी कौन सी दूरी को किस तरह से दिखाया जाता है। और हमने दिशा को भी जाना कि मानचित्र के अंदर दिशा को कैसे दर्शाया जाता है, यानी दिशा का निर्धारण कैसे किया जाता है। और लास्ट बचता है हमारा ये प्रतीक, यानी प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं। तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ऐसे ही प्रतीकों से अलग अलग चीज़ों को दर्शाया जाता है। तो ये मैं आपको लोगों को अगली इस पिक्चर में बताऊंगा तो प्रतीक किसे कहते हैं। लेकिन प्रतीक जानने से पहले ये एक दिक्सूचक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि दिक्सूचक किसे कहते हैं। तो ये जो हमारा कंपास आपने देखा होगा, कंपास किसको कहते हैं। कंपास जो होता है ये एक गोल गोल घड़ी जैसा होता है और उसके अंदर एक सुई होती है जिसका एक सिरा तो होता है लाल, जिसको कहते हैं उसको नॉर्थ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको ये नीला या किसी और कलर का भी हो सकता है। तो ये आप लोगों ने कंपास तो देखा ही होगा कभी। तो कंपास क्या होता है, कंपास जो है हमेशा इसकी ये जो रेड कलर की ये जो सुई होती है इस साइड वाली, ये हमेशा किसको दर्शाती है, ये दर्शाती है उत्तर दिशा को। ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये हमारे यहाँ पर एक कंपास दिया हुआ है, और इसी को कंपास को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, कंपास को ही हिंदी में बोलते हैं दिक्सूचक। यानी दिक्सूचक किसको बोला जाता है, दिक्सूचक कंपास जो होता है उसी को दिक्सूचक बोला जाता है। और इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है दिशा का निर्धारण करना। यानी ये जो हमारा कंपास यानी दिक्सूचक होता है ये हमेशा किस दिशा को बताता है, तो इसकी ये जो रेड लाइन देख सकते हैं आप लोग, ये जो रेड यहाँ पर हिस्सा देख सकते हैं, ये हमेशा किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है उत्तर दिशा को, यानी ये हमेशा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और इसका ये जो दूसरा सिरा होता है ये किसको दर्शाता है, ये होता है दक्षिण दिशा की ओर। इसके अंदर सिर्फ एक ही सुई होती है और उससे ही हम लोग बाकी दिशाओं का पता लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि मानचित्र के अंदर भी एक ही दिशा को दर्शाया जाता है। कौन सी दिशा को, नॉर्थ दिशा को यानी उत्तर दिशा को, और उसके हिसाब से हम लोग पश्चिम, दक्षिण और पूर्व दिशा का अनुमान लगा लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले ये जो हमारी स्लाइड थी उसके अंदर अच्छे से बता दिया था कि दिशा का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ये हमारा दिक्सूचक है, इसी को कंपास कहते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी दिशा का पता लगा सकते हैं। किसी भी दिशा का कैसे, क्योंकि दिक्सूचक से हमें नॉर्थ दिशा का पता लग जाता है, यानी उत्तर दिशा का पता लग जाता है, और उससे हम लोग दूसरी दिशाओं का अनुमान लगा लेते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। मुख्य दिशाएं कौन सी होती हैं, तो मुख्य दिशाएं होती हैं 4, यानी वैसे तो दिशाएं कितनी होती हैं, वैसे तो दिशाएं होती हैं 8, लेकिन हमें कौन कौन सी पढ़नी है, मुख्य दिशाएं कौन सी होती हैं, मुख्य दिशा होती हैं 4। कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये जो वेस्ट होती है, इन्हीं को कहते हैं मुख्य दिशाएं। यानी ये जो कंपास होता है ये 4 यानी मुख्य दिशाओं के बारे में ही बताता है। और इसकी ये जो लाल सुई होती है ये किसकी ओर इशारा करती है, ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। और ये काम कैसे करता है, यानी ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है इसकी चुंबकीय सुई। और ये जो चुंबक होता है ये हमेशा नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है, यानी ये जो नॉर्थ होता है इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसीलिए ये चुंबकीय सुई होती है और ये जो मैग्नेटिज्म होता है उसके ऊपर काम करती है, यानी उस सिद्धांत पर कार्य करती है। और इससे हमेशा उत्तर दिशा का पता लगाता है। यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगाती है, यानी उत्तर दक्षिण कैसे, तो ये हमेशा ये जो इसकी रेड लाइन होती है ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर, और इसका ये जो दूसरा सिरा होता है ये हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रहता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। और इसकी पिक्चर भी बता दी है, और ये पिक्चर यहाँ पर दी हुई है, तो इसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा।
इसको कहते हैं दिक्सूचक, और इसका इंग्लिश नाम क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं कंपास। यानी कंपास के बारे में जो आपने सुना है उसी को कहते हैं दिक्सूचक। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने यहाँ पर बहुत ही डिटेल से समझ लिया है और बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तो उम्मीद है आपके याद रहेगा दिक्सूचक किसे कहते हैं। तो दिक्सूचक के बाद में आता है प्रतीक चिन्ह। जो हमारा ये जो तीसरा सेगमेंट है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताए थे कि ये जो हमारे मानचित्र होते हैं, ये थीमेटिक मानचित्र होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। दूरी के बारे में हमने देख लिया कि दूरी कैसे निश्चित की जाती है, दिशा कैसे बताई जाती है। और तीसरा सेगमेंट आता है हमारा प्रतीक चिन्ह, यानी प्रतीक चिन्ह कैसे होते हैं मानचित्र के अंदर, वही हम लोग समझने वाले हैं किसके अंदर, इस स्लाइड के अंदर। तो समझते हैं प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं। तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, क्योंकि किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेलगाड़ी की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा मानचित्र होता है ये कैसे बनाया जाता है, एक पेज पर बनाया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो इस पेज पर एक एक ये जो कुएं वगैरह होते हैं, सड़कें वगैरह होती हैं, भवन वगैरह होते हैं, इनको दिखाने के लिए हम लोग उनकी एज इट इज़ पिक्चर तो बना नहीं सकते। यानी अगर हमें कुतुब मीनार दिखाना हो तो हम लोग उसके अंदर कुतुब मीनार थोड़ी बनाएंगे। यानी अगर हमें मैप के अंदर कुतुब मीनार दिखानी हो तो हम लोग कुतुब मीनार को थोड़ी बनाएंगे उसको दिखाने के लिए। तो हम लोग किसको बनाएंगे, उसके एक प्रतीक चिन्ह को, यानी भवनों के लिए जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उसको बनाएंगे। कुएं को दर्शाने के लिए कुएं की पिक्चर तो नहीं बनाएंगे, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, हम लोग करेंगे ब्लैक डॉट का उपयोग। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि कुएं को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कुएं को दिखाने के लिए ब्लैक डॉट का यूज़ करते हैं, यानी काले निशान का उपयोग करते हैं। यानी एक गोल सा निशान बनाया जाता है और उसके अंदर रंग कैसा होता है, काला, उससे ही कुएं को दर्शाया जाता है। ऐसे ही प्रतीक चिन्हों से अलग अलग चीज़ों को दर्शाया जाता है। उसमें क्या क्या होता है, तो उसके अंदर होते हैं भवन, सड़कें, पुल वगैरह, वृक्ष जो होते हैं उनको भी दिखाया जाता है प्रतीक चिन्ह के द्वारा, क्योंकि अलग अलग वृक्ष की हम लोग पिक्चर तो नहीं बना सकते उसके अंदर। और ये जो रेल की पटरियाँ होती हैं उनको भी दिखाया जाता है किसके द्वारा, प्रतीक चिन्हों के द्वारा। और ये जो कुएं वगैरह होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ब्लैक डॉट से दिखाया जाता है उसको, कुएं को। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको दिखाने के लिए मानचित्र में किसका उपयोग किया जाता है, इसलिए उनका उपयोग किया जाता है प्रतीक चिन्हों का। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायांकों, रंगों, चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यानी ये जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, आखिर क्या ज़रूरत है, हम लोग उसको एज इट इज़ भी तो दिखा सकते हैं। तो ये जो प्रतीक चिन्ह होते हैं इनसे हम लोग कम दूरी के अंदर अधिक चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कम दूरी क्यों, क्योंकि मानचित्र जो होता है वो सिर्फ एक पन्ना होता है और उसके अंदर हमें सभी चीज़ों को समझना होता है। यानी हमारे पास जगह कम है लेकिन हमें जानकारी ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए ये जो चीज़ें होती हैं, भवन वगैरह होते हैं, कुएं वगैरह होते हैं, रेलगाड़ी की पटरियाँ होती हैं, इनको दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों, छायांकों या रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि कम दूरी में अधिक चीज़ों की जानकारी देने के लिए इन प्रतीक चिन्हों को बनाया जाता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। यानी हम लोग इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि रेलगाड़ियों की पटरियाँ कहाँ पर हैं, कुएँ कहाँ पर हैं, और उनको थोड़ी सी जगह में हम लोग ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे हम सभी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन यानी इसके अंदर कोई लिपि नहीं है, इसके अंदर सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से समझा जाता है किसको, अलग अलग चीज़ों को। यानी कौन सी जगह कहाँ, कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर है, इसको समझने के लिए कोई भाषा नहीं होती, उसके लिए प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं और उसको अनपढ़ आदमी भी आसानी से समझ सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है मानचित्र को देखकर। तो मानचित्र के लिए एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे हम सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है, यानी पूरे विश्व के अंदर इन प्रतीक चिन्हों को मान्यता है। यानी पूरे विश्व के अंदर इन प्रतीक जो चिन्ह होते हैं, ये जो प्रतीक चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इनको पूरे विश्व के अंदर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत के अलग प्रतीक चिन्ह है
ऑस्ट्रेलिया के अलग प्रतीक चिन्ह है, यूएसए के अलग प्रतीक चिन्ह है, रशिया के अलग हैं। नहीं, इन सब पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी पूरे विश्व की सहमति है और पूरे विश्व की सहमति से ही ये अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह बनाए गए हैं। यानी जो मैप के अंदर ये जो चिन्ह होते हैं सड़कें वगैरह पुल वगैरह को दिखाने के लिए, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी पूरे विश्व के अंदर इन सबको मान्यता दी गई है, यानी पूरे विश्व के अंदर इनको माना जाता है और इनको अनपढ़ आदमी भी आसानी से समझ सकता है। तो ये प्रतीक चिन्ह हैं क्या? हमने पढ़ तो बहुत लिया कि प्रतीक चिन्ह। तो ये प्रतीक चिन्ह होते क्या हैं? तो प्रतीक चिन्ह जो होते हैं ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये कैसे दिखाई देते हैं? तो ये ऐसे हैं, यानी अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। तो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है तो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा रेलवे लाइन, यानी रेलवे लाइन को दर्शाने के लिए कौन से प्रतीक चिन्ह यूज़ किए जाते हैं? तो ये जो बड़ी रेलवे लाइन्स होती है, यानी एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट करने वाली जो रेल लाइन होती है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ये पहला जो निशान है यानी जो पहला प्रतीक है इसके द्वारा बड़ी रेल लाइन को दिखाया जाता है। यानी जो एक राज्य से दूसरे राज्य को और जो 3-4 राज्यों को कनेक्ट करती है उस रेलवे लाइन को क्या कहते हैं, यानी किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो उसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ये जो आप लोग देख सकते हैं ये बीच में एक पट्टी सी है और बीच में खाली भी है और कहीं पर फिल भी किया हुआ है, इसके द्वारा बड़ी रेलवे लाइन को दर्शाया जाता है। फिर मीटर वाली रेल लाइन को दर्शाया जाता है, यानी ये छोटी रेल लाइन्स हैं। और रेलवे स्टेशन को दर्शाने के लिए कौन सी चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन है और ये जो यहाँ पर रेड कलर का आप लोग देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म। और ये जो रेलवे लाइन है इसको दर्शाने के लिए और RS का निशान लिख दिया जाता है, यानी रेलवे स्टेशन। RS का क्या मतलब है? RS का मतलब है RSR यानी राहुल सिंह राजपूत नहीं, इसका मतलब है RS का मतलब है रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन को दिखाने के लिए एक तो RS का प्रयोग करेंगे, प्लेटफॉर्म को दर्शाने के लिए ऐसा डब्बा और उसके अंदर ये एक रेड डॉट बना देंगे और जो हमने बड़ी रेलवे लाइन के लिए यूज़ किया था चिन्ह वही यहाँ पर लगा देंगे थोड़ा सा बड़ा करके। और ये जो बड़ी रेलवे लाइन होती है इसके लिए ये और छोटी रेलवे लाइन के लिए ऐसा चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हमने रेलवे लाइन के बारे में समझ लिया कि रेलवे लाइन के लिए कौन से चिन्ह होते हैं, लेकिन आगे भी तो समझ लेते हैं आगे कौन कौन से निशान है। आगे है सड़कें, यानी सड़कों को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है मानचित्र के अंदर। तो ये जो पक्की सड़कें होती हैं इनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है? इनको लिखा जाता है ऐसे, यानी अगर हमें पक्की सड़क दिखानी हो मानचित्र के अंदर तो कैसे दिखाएंगे? ऐसी 2 लाइनें बनाकर हम लोग पक्की सड़क को दर्शाएंगे, यानी पक्की सड़क को ऐसे दर्शाया जाता है। और ये जो कच्ची सड़क होती है उसको कैसे दर्शाया जाता है? तो उसको ये जो डॉट डॉट होते हैं इनके द्वारा दर्शाया जाता है, यानी ऐसे ये जो डॉट डॉट की लाइंस होती हैं इसके द्वारा किसको दर्शाया जाता है? इसके द्वारा दर्शाया जाता है कच्ची सड़क को। यानी ये जो गाँवों ढाणियों के अंदर जो कच्ची सड़कें होती हैं ना इनको दर्शाने के लिए डॉट डॉट की लाइन लिखी जाती है। और ये जो शहरों से हमें सड़कें जोड़ती हैं इनको किससे दर्शाया जाता है? तो इनको दर्शाते हैं हम लोग ये जो ऐसे 2 लाइनें होती हैं, 2 सीधी लाइनें, इनके द्वारा पक्की सड़क को दर्शाया जाता है। और ये जो सीमाएं होती हैं, ये जो बॉर्डर होते हैं इनको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इनको दर्शाया जाता है किसके द्वारा? इनको दर्शाया जाता है ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, यानी 2 देशों के बीच की जो सीमा होती है उसको कैसे दर्शाते हैं? तो उसको एक तो ऐसे लाइन खींचते हैं हम लोग, ये बार बार कलर चेंज क्यों हो जाता है इसका। इसको एक तो ऐसी लाइन लिखेंगे, फिर एक डॉट लगाएंगे, फिर एक लाइन, फिर एक डॉट लगाएंगे और इसको किसके लिए दर्शाते हैं? इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी 2 देशों के बीच की जो सीमा होती है उसको किसके द्वारा? उसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर आता है हमारा ये जो राज्यों के बीच की सीमा होती है, यानी हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो देख ली, यानी अगर पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा है उसको दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे? तो उसको दर्शाएंगे हम लोग ऐसे करके, फिर एक लाइन लगाएंगे, फिर एक डॉट, ये पाकिस्तान है और ये है भारत। तो इसकी सीमा को दर्शाने के लिए ऐसे चिन्ह का। और भारत के अंदर जो ये देश हैं यानी जो राज्य हैं उनके बीच की सीमा को दर्शाने के लिए किसका उपयोग होगा? तो उसके लिए हम लोग करेंगे ऐसे, फिर डॉट, ऐसे, फिर डॉट और फिर लाइन आएगी। उसके अंदर इसके अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर भी तो ऐसे ही था, लेकिन इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर हमने पहले लाइन खींची, फिर डॉट लगाया, फिर लाइन खींची, फिर डॉट लगाया और बस यहीं पर हम लोग रुक गए थे। लेकिन ये जो राज्यों के बीच की सीमा है इसमें क्या है?
इसके अंदर हमने लाइन खींची, डॉट लगाया, फिर लाइन खींची, फिर डॉट लगाया और उसके बाद में एक और लाइन खींच के हमने राज्यों की दर्शाने वाली जो प्रतीक चिन्ह होता है उसका निर्माण किया। यानी हमने राज्यों के अंदर एक लाइन एक्स्ट्रा लगाई है, यानी राज्यों के बीच की जो सीमा होती है उसको दर्शाने के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लगाई जाती है। और इसके बाद में ये जो ज़िले होते हैं, यानी राज्यों के अंदर ज़िले भी तो होते हैं ना, यानी एक तो देश होता है, एक तो पूरा वर्ल्ड होता है, उसके मानचित्र कैसे होते हैं, पूरे वर्ल्ड के भी होते हैं, यानी पूरी दुनिया के भी अलग अलग दर्शाए जाते हैं। और ये जो अलग अलग देश होते हैं इनके अंदर अलग अलग राज्य होते हैं और इन अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग ज़िले होते हैं और इन ज़िलों के अंदर अलग अलग गांव भी होते हैं, उनको भी मानचित्र के अंदर दिखाया जाता है। इसलिए ये जो ज़िले होते हैं यानी राज्यों के अंदर जो ज़िले होते हैं उनकी सीमा को दर्शाने के लिए किसका उपयोग, तो ये जो डॉट डॉट वाली लाइन होती है इसका उपयोग हम लोग करते हैं। किसको दर्शाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए ये जो राज्यों के ज़िलों के बीच की सीमा है, यानी दो ज़िलों के बीच की जो सीमा होगी उसको किसको दर्शाएंगे, उसको दर्शाएंगे ये जो डॉट डॉट वाली लाइन होती है। डॉट डॉट लाइन वाली दो लाइनें हैं, कौन कौन सी, एक तो ये ज़िले वाली है और ये एक सड़क वाली है, कच्ची सड़क वाली। लेकिन कच्ची सड़क के अंदर हम लोग डॉट डॉट दो लाइनें बना रहे थे, लेकिन ये जो होगी इसके अंदर हम लोग एक ही लाइन बनाएंगे और वो कितने की, तो उसके अंदर होंगे ये जो 3 डॉट डॉट वाली लाइनें होती हैं इसके अंदर हम लोग ये बनाते हैं। तो इसके बाद में आता है नदी, यानी नदी को दर्शाने के लिए कैसा, तो नदी को दर्शाने के लिए एक ऐसा निशान बना दिया जाता है और उसके अंदर नीला रंग भर दिया जाता है। किसको दर्शाने के लिए, नदी को दर्शाने के लिए। और फिर आता है कुआं, तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि कुआं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कुएं को कैसे दर्शाया जाता है, तो ये ब्लैक डॉट के द्वारा। और ये जो तालाब होते हैं इनको कैसे दर्शाया जाता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसा एक निशान बना दिया जाता है और उसके अंदर नीला रंग भर दिया जाता है। नीला रंग क्यों, क्योंकि नीला रंग किसको दर्शाता है, पानी को। तो नदियों के लिए ऐसा निशान और फिर उसके अंदर पानी, और तालाबों के लिए ऐसा निशान और फिर उसके अंदर पानी यानी नीला रंग भर दिया जाता है। इससे तालाबों को दर्शाया जाता है। और जो नहरें होती हैं, नहरों को ऐसा निशान बना के दर्शाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हमारी मेन नदी है और नदी के बीच में से ये एक नहर निकाली गई है, इसलिए नहर को इस तरह से दिखाया जाता है किसके अंदर, प्रतीक चिन्ह के अंदर। यानी ये जो सिंबल्स होते हैं इसके अंदर नहर को कैसे दर्शाते हैं, तो ये जो हमारी मेन नदी है, ये जो नदी जा रही है इसको तो सीधी 2 लाइनों से, और ये जो नहर होती है इसको हम लोग इस नदी के अंदर से ऐसे निकालते हैं। इसी से नहर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके अंदर, इस मानचित्र के अंदर। और ये जो पुल वगैरह होते हैं इसको कैसे, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसको दर्शाते हैं ऐसे करके, ये ऐसा निशान है और फिर ऐसे करके, ऐसे निशान के द्वारा पुल को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके अंदर, मानचित्र के अंदर। और मंदिरों के लिए ऐसे चिन्ह का उपयोग और गिरजाघर के लिए ऐसा उपयोग, यानी ये जो क्रिश्चियंस वगैरह होते हैं इनके लिए कैसा, इनके ये जो भगवान होते हैं, हमारे जो भगवान होते हैं उनके लिए मंदिर का निशान ऐसे बनाया जाता है। क्रिश्चियंस के जो भगवान होते हैं, जो ईसा मसीह वगैरह, ईसा मसीह के लिए कौन से, ईसा मसीह का जो होता है स्थान, उसके लिए कैसा, उसके लिए ऐसा निशान। और ये जो मस्जिद वगैरह होती है, यानी जो मुसलमानों के लिए जो भगवान होते हैं उनकी जो मस्जिद होती है उनके लिए ऐसा निशान बना दिया जाता है। और ये जो छतरी होती है इसके लिए ऐसा निशान बनाया जाता है किसके अंदर, मानचित्र के अंदर। और पोस्ट ऑफिस के लिए PO लिखा जाता है, यानी PO से क्या मतलब है, P से तो पोस्ट और O से ऑफिस। और उसके बाद में पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस के लिए कौन सा, तो पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस के लिए PTO, यानी P से तो पोस्ट और T से टेलीग्राम और O से ऑफिस के लिए O को उपयोगी में लाया जाता है। तो पोस्ट ऑफिस के लिए तो PO और पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस के लिए कौन सा, तो उसके लिए PTO लिखा जाता है किसके अंदर, मानचित्र के अंदर। और पुलिस स्टेशन के लिए कैसा लिखा जाता है, तो उसके लिए लिखा जाता है PS, यानी रेलवे स्टेशन के लिए तो RS यानी रेलवे स्टेशन। और PO पोस्ट ऑफिस के लिए, PTO पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस के लिए, और PS क्या होता है, पुलिस स्टेशन के लिए लिखा जाता है किसके अंदर, मानचित्र के अंदर। इसके बाद में बस्ती और कब्रिस्तान के लिए कैसा होता है, तो बस्तियों के लिए तो ऐसे निशान लगाए जाते हैं, यानी ऐसे करके निशान लगाए जाते हैं बस्तियों के लिए, यानी जहाँ पर मानव बसते हैं, मानव रहते हैं। और ये जो कब्रिस्तान वगैरह होते हैं इनके लिए कैसा चिन्ह, इनके लिए होता है ऐसे चिन्ह का उपयोग में लाया जाता है, यानी इसको कब्रिस्तान के लिए
यूज़ में लाया जाता है, किसके अंदर, मानचित्र के अंदर। और ये जो पेड़ वगैरह होते हैं इनको कैसे दिखाया जाता है, इनको ऐसे निशान के द्वारा। और घास के जो मैदान होते हैं उनको दिखाया जाता है ऐसी हरी हरी घास बनाकर थोड़ा सा दिखा दिया जाता है मैप के अंदर, क्योंकि ये जो घास के मैदान वगैरह होते हैं, पेड़ वगैरह होते हैं, उनको एज इट इज़ छापना तो थोड़ा मुश्किल रहता है मानचित्र के अंदर। तो उनको ये जो निशान होते हैं इनके द्वारा आसानी से दर्शा दिया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है मानचित्र के अंदर। इन चिन्हों से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। और इनके लिए कोई भाषा यानी कोई लिपि भी नहीं है, इनके लिए सिर्फ प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इससे अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है कि मानचित्र के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर है। उसी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसके ऊपर कोई एक देश की सहमति नहीं है, यानी अलग अलग देशों के अलग अलग चिन्ह नहीं है। यानी ये जो प्रतीक चिन्ह है ये अलग अलग देशों के अलग अलग नहीं है, सभी देशों के एक ही प्रतीक चिन्ह है। यानी इनकी सहमति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, यानी पूरी दुनिया के अंदर ये जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ये मान्य है, इनको माना जाता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर ये जो सड़कें वगैरह, रेल लाइन वगैरह, सीमा वगैरह होती हैं, नदी, कुएं, तालाब, नहर, पुल वगैरह होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, बस्ती और कब्रिस्तान, पेड़, घास वगैरह के जो मैदान हैं इनको दिखाने के लिए इन्हीं चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कौन सा चिन्ह किसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये हमारे थे प्रतीक चिन्ह। यानी हमने ये जो मानचित्र के अंदर किसी भी मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो हमने सबसे पहले दूरी के बारे में पढ़ा कि दूरी कैसे दिखाई जाती है मानचित्र के अंदर। यानी मानचित्र के अंदर दूरी को दिखाया जाता है पैमाने के द्वारा। फिर दिशा के बारे में बताया कि कौन कौन सी दिशा होती हैं और मानचित्र के अंदर दिशा को कैसे दिखाया जाता है। तो मानचित्र के अंदर नॉर्थ दिशा को यानी उत्तर दिशा को दर्शा दिया जाता है और फिर उससे हम लोग बाकी दिशाओं का अनुमान लगाते हैं। फिर उसके बाद में हमने किसके बारे में देखा, दिक्सूचक के बारे में। यानी दिक्सूचक किसको कहते हैं, तो दिक्सूचक एक यंत्र है, यानी एक मैग्नेटिज्म पर काम करने वाला यंत्र है जो पृथ्वी के भूचुंबकत्व पर आधारित होता है। यानी पृथ्वी के चुंबकत्व के आधार पर वो काम करता है और वो हमेशा किसको दर्शाता है, तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाता है। यानी उसका वो जो रेड वाला पार्ट होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर और उसका जो पिछला वाला भाग होता है वो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता है। ये हमने दिक्सूचक के अंदर देखा था। और उसके बाद में हम आए किस पर, प्रतीक चिन्ह पर। तो मैंने आपको जो प्रतीक चिन्ह होते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे मानचित्र के लिए प्रयोग में लाए जाते जो प्रतीक चिन्ह हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए हैं। यानी कौन सा चिन्ह किसके लिए यूज़ किया जाता है और इनकी भाषा कैसी होती है। इनकी कोई भाषा नहीं होती, ये सिर्फ प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनको अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। तो ये हमने ये जो तीनों सेगमेंट्स होते हैं ये इनको कवर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आता है हमारा ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। यानी ये जो प्रतीक चिन्ह मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये जो जितने भी मैंने प्रतीक चिन्ह बताए हैं इनको क्या कहते हैं, इनको रूढ़ प्रतीक भी कहते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों को, भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों को दर्शाने के लिए और पीले रंग का प्रयोग पठारों को और हरे रंग का प्रयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी ये जो चिन्ह मैंने आपको यहाँ पर बताए इनको क्या कहते हैं, इनको रूढ़ प्रतीक चिन्ह भी कहते हैं। रूढ़ क्यों, क्योंकि ये सब बहुत पहले से चलते आ रहे हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी प्राप्त है, इसलिए इनको रूढ़ प्रतीक चिन्ह भी कहा जाता है। यानी इनके अंदर ये जो अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, ये जो नीले रंग को दर्शाया गया है ये किसके लिए उपयोग होता है, तो ये जलाशयों के लिए। यानी ये जो पानी के जो भी स्रोत होते हैं उनको दर्शाने के लिए किसका उपयोग, तो उसका उपयोग किया जाता है नीले रंग के द्वारा। और भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग पर्वतों को दर्शाने के लिए। यानी जो हम लोग पर्वत को दिखाना होगा तो किसके द्वारा दर्शाएंगे, तो वो दिखाएंगे हम लोग भूरे रंग के द्वारा। और ये जो हरा रंग होता है इसको किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो इसको ये जो पेड़ वगैरह होते हैं, ये जो घास के मैदान होते हैं इनको दर्शाने के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर यही दिया हुआ है कि जो प्रतीक चिन्ह है इनको रूढ़ चिन्ह भी कहते हैं। और ये जो रंग वगैरह होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है अलग अलग चीज़ों को दर्शाना। यानी नीले रंग का प्रयोग जलाशयों को दर्शाने के लिए, भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों को दर्शाने के लिए, और ये जो पीला रंग होता है ये किसके लिए, ये पठारों के लिए होता है। यानी जो दक्कन वगैरह के पठार होते हैं, मालवा का पठार होता है, हमारे जो भारत में जितने भी पठार हैं, अगर इनको दिखाना होगा मैप के अंदर यानी मानचित्र के अंदर तो कैसे दिखाएंगे, इनको दिखाएंगे पीले रंग के द्वारा। तो
पीले रंग के द्वारा पठारों को, हरे रंग के द्वारा घास के मैदानों को और नीले रंग के द्वारा जलाशयों को दिखाया जाता है। और ये जो भूरा रंग होता है इसके द्वारा किसको दिखाया जाता है? इसके द्वारा पर्वतों को दिखाया जाता है। किसके अंदर? मानचित्र के अंदर। तो ये आप लोग, ये एक नोट पॉइंट है जिसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आता है रेखा चित्र। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया? हमने ग्लोब के बारे में भी पढ़ लिया, हमने मानचित्र के बारे में पढ़ लिया, हमने छोटे पैमाने तथा बड़े पैमाने के मानचित्र के बारे में पढ़ा, फिर थीमेटिक मानचित्र के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने ये जो मानचित्र के 3 घटक होते हैं यानी दूरी, दिशा और दिक्सूचक के बारे में भी हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? प्रतीक चिन्ह के बारे में, यानी पूरी दुनिया में ये जो मानचित्र के अंदर प्रतीक चिन्ह यानी चिन्ह दिखाए जाते हैं, ये कैसे निश्चित किए जाते हैं और कौन सा चिन्ह किसके लिए होता है, ये भी हमने देखा। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र किसको कहते हैं? तो रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथाशत न और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। यानी ये जो रेखा चित्र होता है इसके अंदर पैमाना नहीं माना जाता। पैमाना क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये जो रेखा चित्र होता है ये कोई पूरे देश के लिए, उसके लिए नहीं होता। अगर हमें कोई छोटी सी चीज़ बतानी होगी तो, यानी अगर हम लोग कहीं पर गए, मान लीजिए आप लोग गए कहीं पर घूमने और आपका कोई दोस्त पूछ लेता है कि वहाँ जाने का रास्ता किस तरह, कहाँ से है और तुम वहाँ पर किस तरह गए, तो आप लोग उसको कैसे बताएंगे? उसको आप लोग मानचित्र यानी 1-1 सेंटीमीटर नाप कर थोड़ी बताएंगे कि माना पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं बताएंगे उसको। आप लोग कैसे बताएंगे कि मैं सबसे पहले मेरा घर था, मैं घर से इतना गया, सीधा गया, फिर मैंने लेफ़्ट लिया, फिर मैंने राइट लिया, अगले चौराहे से मैंने लेफ़्ट राइट लिया, फिर उसके बाद में मैंने लेफ़्ट लिया, फिर मैं लेफ़्ट लेके यहाँ पर पहुँच गया, यानी जहाँ पर मैं गया था वहाँ पर मैं पहुँच गया। तो उसको आप लोग ऐसे तो दिखाएंगे। तो इसके अंदर आपने कहीं पर पैमाने का यूज़ किया, यानी आपने कहीं पर ऐसा बोला कि माना पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी जो 1 सेंटीमीटर बता रहा हूँ उसका मतलब है 5 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं बताया उसको। आपने बताया कि मैं सबसे पहले सीधा गया, फिर मैंने लेफ़्ट लिया, फिर मैंने राइट लिया, चौराहे से मैंने फिर राइट लिया, फिर मैंने लेफ़्ट लिया, फिर मैं वहाँ पर लेफ़्ट लेकर अपनी जगह पर पहुँच गया। तो ये आपने उसको एक कच्चा रेखा चित्र बनाकर बताया, यानी एक कागज़ पर कच्चे पेन के द्वारा आप कच्चा चित्र बनाकर उसको बताया कि आप कब कब कौन सी दिशा में मुड़े और किस तरह से आप लोग अपनी उस जगह पर पहुंचे थे। तो इसके लिए आपने कोई पैमाना तो नहीं माना ना। तो इसी को कहते हैं रेखा चित्र। तो रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथाशत न और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है, यानी ये स्थान इसके सापेक्ष कहाँ पर है इसको दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग मानचित्र का उपयोग नहीं करते, यानी पैमाना वगैरह नहीं मानते। हम लोग एक कच्चे रेखा चित्र के द्वारा इसको दर्शा देते हैं कि इसके सापेक्ष ये जो जगह है ये कहाँ पर है और इसके यहाँ पर कैसे जाया जा सकता है, इसका कच्चा आरेखन बनाया जाता है। तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। यानी रेखा चित्र किसको कहते हैं? तो रेखा चित्र जो होता है वो कच्चा चित्र होता है, उसके अंदर पैमाना वगैरह नहीं माना जाता। यानी मानचित्र क्या होता है? मानचित्र के अंदर तो हम लोग पैमाना मानते हैं, यानी पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर ब्ला ब्ला ब्ला, जो जितने भी हम लोग मानते हैं, जितनी भी हम लोग दूरी मानते हैं उसको मान लेते हैं। लेकिन ये जो रेखा चित्र होता है ये कच्चा चित्र होता है और इसके द्वारा हम लोग ये जो स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं, यानी हम लोग अपने लोकल के अंदर जिसका उपयोग करते हैं वो करते हैं हम लोग रेखा चित्र का उपयोग, यानी कच्चे चित्र के द्वारा हम लोग किसी दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसके अंदर? एक पेज के अंदर, यानी एक पेपर के अंदर उसको दर्शाते हैं। तो ये था हमारा रेखा चित्र। अगर आपके समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये एक रेखा चित्र ही है जो यहाँ पर एक गांव का बनाया गया है। ये एक वसंतपुर नाम का एक गांव है और ये जो डूमरी गांव है इनके बीच का ये जो रेखा चित्र है, यानी इनका ये जो रेखा चित्र दर्शाया गया है इसके अंदर प्रतीक चिन्हों का प्रयोग भी किया गया है। यानी ये जो मस्जिद का चिन्ह आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो लाइन है ये आप लोग ऐसे देख सकते हैं। ये किसके लिए बताई थी मैंने? तो ये बताई थी मैंने, आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं ये किसके लिए थी?
तो ये थी यहाँ पर मीटर लाइन, यानी छोटी जो लाइन होती है, उस छोटी रेलवे लाइन होती है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी एक गांव ही तो है ना, कोई बड़ी रेलवे लाइन तो नहीं है ये, तो इसके लिए इस छोटी लाइन वाले चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और ये यहाँ पर तीर का निशान देख सकते हैं, ये किसको दर्शाता है, ये उत्तर यानी नॉर्थ दिशा को दर्शाता है। और ये आप लोग देख सकते हैं ये घर हैं, और ये चिन्ह मैंने किसके बताए थे, तो ये मैंने बताए थे बस्तियों के लिए। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बस्तियाँ हैं, और ये हरे हरे निशान देख सकते हैं, ये किसके लिए, ये पेड़ों के लिए। और ये यहाँ पर विद्यालय के लिए, और ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर गिरिजाघर। तो इसके अंदर ये आप लोग देख सकते हैं ये निशान किसके लिए, ये गिरिजाघर के लिए। और यहाँ पर ये साइड में देख सकते हैं आप लोग पीटीओ, ये मैंने आपको किसके लिए बताया था, तो ये मैंने बताया था आपको किसके लिए, पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस के लिए। यानी पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है पोस्ट, टी का मतलब है टेलीग्राम, और ओ से क्या है, ऑफिस। यानी पीटीओ किसके लिए, पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस के लिए मैंने आपको बताया था। और ये यहाँ पर विद्यालय को दर्शाया गया है। और ये जो निशान आप लोग देख सकते हैं ऐसे करके, ये जो ऐसे निशान दर्शाए गए हैं, ये किसके लिए बताया था मैंने, ये बताया था आपको किसके लिए, कब्रिस्तान के लिए। और ये आप लोग देख सकते हैं हमारे हिंदुओं का जो मंदिर होता है उसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा निशान किसके लिए बताया था मैंने, और उसके अंदर अगर हम लोग नीला रंग फिल कर देते हैं, यानी नीला रंग भर देते हैं, तो ये किसके लिए था, ये था नदियों के लिए। और ये यहाँ पर आप लोग ये तालाब देख सकते हैं, यानी ये निशान मैंने बताया था, ऐसा निशान बनाकर अगर हम उसमें नीला रंग फिल कर देते हैं, यानी नीला रंग भर देते हैं, तो वो किसके लिए, वो था तालाब के लिए। और ये यहाँ पर पेड़ों के लिए। और ये देख सकते हैं आप लोग ये किसके लिए, ये मेन रेलवे लाइन है, यानी मेन जो होती है सड़क। और ये यहाँ पर ये क्या है, ये डॉट डॉट से लाइन दर्शाई गई है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसे करके ये जो डॉट डॉट से जो लाइन दर्शाई गई हैं दो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कच्ची सड़क। और ये यहाँ पर है मंदिर, और यहाँ पर है मस्जिद, ये। और ये यहाँ पर क्या है, ये है पुल। यानी ये जो रेलवे लाइन है, इधर से रेलवे लाइन के ऊपर से ये जो क्या बनाया गया है, ये पुल। और पुल को दर्शाने के लिए किसका उपयोग, पुल को दर्शाने के लिए ऐसे निशान का प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो रेलवे लाइन के ऊपर जो पुल है उसको दर्शाने के लिए किसका, तो ये आप लोग देख सकते हैं ऐसे पुल बनाया गया है किसके ऊपर, ये रेलवे लाइन है। और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये रेलवे स्टेशन है। यानी आरएस का क्या मतलब है, आरएस का मतलब है रेलवे स्टेशन। और ये वसंतपुर है। और ये जो भूरे रंग है ये किसके लिए, ये है बस्तियों के लिए। यानी ये जो ऐसे निशान है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। तो ये जो ऐसे निशान है ये किसके लिए, ये बस्तियों के लिए। बस्तियाँ कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बस्तियाँ हैं। और ये यहाँ पर आप लोग भूरा रंग देख सकते हैं, ये किसके लिए है, तो ये है पहाड़ों के लिए, यानी ये है पर्वतों के लिए। तो पर्वतों को दर्शाने के लिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था भूरा रंग। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो रेखा चित्र है, इसके अंदर बताया गया था। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का प्रयोग जलाशयों के लिए, भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए, और पीले रंग का प्रयोग पठारों के लिए किया जाता है। और ये मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से सारे जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो बता दिए थे। ये आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं ऐसा मस्जिद का निशान भी है, गिरिजाघर भी है, ये जो मंदिर वाला निशान भी है वहाँ पर। और ये जो पीटीओ है ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस। और आरएस का क्या मतलब है, आरएस का मतलब है रेलवे स्टेशन। और ये जो सड़क, ये आपको, ये आप निशान देख सकते हैं वहाँ पर, ये कैसा है, ये है मेन रेलवे लाइन का, यानी बड़ी लाइन का। और ऐसा निशान भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, तो वो कैसा है, रेलवे स्टेशन का। यानी और वहाँ पर मस्जिद के पास में ऐसी डॉट डॉट वाली लाइन भी दी हुई है, तो वो क्या है, वो है कच्ची सड़क। यानी ये आप लोग देख सकते हैं ये सड़कों के लिए, और सड़क भी कौन सी, कच्ची सड़क के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। और ऐसा निशान भी आप लोग उस पिक्चर में देख सकते हैं, ये किसके लिए, ये तालाब के लिए। और ऐसा निशान ये किसके लिए, ये होता है नदियों के लिए। यानी ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर नदी देख सकते हैं। और ये था गिरिजाघर के लिए, ये है मंदिर के लिए, और ये है मस्जिद के लिए। यानी ये तो मंदिर, ये गिरिजाघर, और ये मस्जिद के लिए। और ऐसा निशान भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, ये मैं दिखाऊंगा ये कहाँ पर है। तो ये किसके लिए, ये होता है छतरी के लिए। और वहाँ पर पेड़ों को कैसे दर्शाया गया है, ये इसके द्वारा। और मैदान, और ये कब्रिस्तान आप लोग देख सकते हैं। और ये क्या है, ये है बस्ती। और बस्ती कैसे दर्शाई गई है उसके अंदर,
तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर ये जो सुंदरपुर, ये जो वसंतपुर गांव है और ये जो डूमरी गांव है, इसके अंदर सारे प्रतीक चिन्हों को दर्शाया गया है। यानी ये एक बहुत प्रोस्पीरियस गांव है। यानी यहाँ पर सब कुछ है। सब कुछ क्या क्या है? यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस भी है, यहाँ पर गिरिजाघर भी है, यहाँ पर मंदिर भी है, यहाँ पर मस्जिद भी है, यहाँ पर पुल भी है, मेन रेलवे लाइन भी है और यहाँ पर एक कच्ची रेलवे लाइन भी है। इसके अलावा यहाँ पर एक तालाब भी है और यहाँ पर अलग अलग जगह पर आप लोग ये पेड़ देख सकते हैं। और ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर दिशा है और इसको क्या बोलते हैं? ये होते हैं कब्रिस्तान। और ये पीएस जो है, ये मैंने आपको बताया था, पीएस क्या है? पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस यानी। और ये जो निशान है ये किसका है? इसको कहते हैं छतरी। तो और इसके अलावा ये कौन से हैं? ये जो आप लोग देख सकते हैं इनको कहते हैं बस्तियां। यानी ऐसा निशान मैंने किसके लिए बताया था? और उसके अंदर ये जो भूरा रंग फिल किया हुआ है ये किसके लिए है? ये है बस्तियों के लिए। और ये यहाँ पर आप लोग इसके गांव के बाहर थोड़ा सा देख सकते हैं, तो ये क्या है? ये दर्शाए गए हैं पर्वत। यानी भूरे रंग का प्रयोग हमने किसके लिए? पर्वतों के लिए भी किया था। और ये यहाँ पर आप लोग नदी देख सकते हैं और नदी के अंदर नीला रंग जो फिल किया हुआ है ये नदी को दर्शाता है। यहाँ पर एक निशान नहीं दर्शाया गया है, कौन सा? तो वो है नहर वाला। यानी नहर कैसी होती है? ये मेन हमारी जो रिवर होती है यानी नहर होती है और उसके अंदर से ये जो नहर निकाली जाती है उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, यानी ऐसे दर्शाया जाता है। किसके अंदर? मानचित्र के अंदर, जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से समझा दिया है। यानी ये जो वसंतपुर और डूमरी गांव का ये जो उदाहरण है इसके अंदर आप लोग सारे प्रतीक चिन्हों को देख सकते हैं। यानी मैप के अंदर भी प्रतीक चिन्हों का उपयोग इसी प्रकार किया जाता है। यानी अगर हमें कोई बड़ा मैप दिखाना होगा, किसी देश का दिखाना होगा, किसी राज्य का दिखाना होगा, किसी ज़िले का दिखाना होगा, ये तो सिर्फ 2 छोटे गाँवों का है। लेकिन अगर हमें पूरे देश के अंदर भी ऐसे कोई चीज़ें दिखानी होंगी, यानी अगर पूरे देश के अंदर भी हमें मस्जिद दिखानी होगी तो हम लोग इसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और ये यहाँ पर आप लोग कच्ची सड़क देख सकते हैं और ये जो निशान है ये आप लोग पक्की सड़क देख सकते हैं। ये फिर से कच्ची सड़क और ये यहाँ पर मंदिर की तरफ जो आ रही है इसे भी कच्ची सड़क की ही निशान कहते हैं। तो अगर हमें पूरी दुनिया के अंदर भी यानी पूरे एक देश के अंदर भी अगर तालाब को दिखाना होगा तो हम लोग इसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। रेलवे लाइन को दर्शाने के लिए इसका ही करेंगे, रेलवे स्टेशन को दिखाने के लिए यही होगा। और ये जो छतरी है, ये जो कब्रिस्तान है, ये जो मंदिर है, मस्जिद है, ये जो बस्तियां हैं, ये जो पेड़ हैं, ये जो दिशा है उत्तर दिशा, ये पीटीओ यानी पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस है, पीएस है यानी पोस्ट ऑफिस है। पीएस का मतलब पोस्ट ऑफिस नहीं है, पीएस का मतलब क्या है? पीएस का मतलब है पुलिस स्टेशन। यानी यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन भी है, वो कहाँ पर है? वो डूमरी गांव में है। और वसंतपुर में क्या है? वसंतपुर में एक मस्जिद है, ये एक बस्ती है, ये एक कच्ची रेलवे लाइन है और ये यहाँ पर एक तालाब है और यहाँ पर उत्तर दिशा दर्शाई गई है। लेकिन यहाँ पर क्या है? नदी है। यानी ये जो डूमरी गांव है इसके अंदर नदी भी है, इसके अंदर मंदिर भी है, यहाँ पर कब्रिस्तान भी है, यहाँ पर पीटीओ भी है यानी पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस भी है और यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है, यहाँ पर बस्तियाँ भी हैं, यहाँ पर छतरी भी है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। कौन से गांव में? तो ये है डूमरी गांव में। और ये यहाँ पर सुंदरपुर गांव है। यानी यहाँ पर 3 गांवों का उदाहरण दिया गया है और सारे चिन्हों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यानी सारे चिन्हों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि कौन से चिन्ह का उपयोग किसके लिए करते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से बता दिया है। अगर हम लोग पूरे देश के लिए प्रयोग करेंगे या पूरी दुनिया के लिए भी प्रयोग करेंगे तो हम लोग ये जो चीज़ें हैं मंदिर मस्जिद वगैरह दर्शाने के लिए इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आया प्रतीक चिन्ह किन्हें कहते हैं? और ये मैंने आपको वो डिटेल से समझा दिया है, तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। तो चलिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, यानी हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो किसके बारे में है? तो वो है खाका वगैरह के बारे में। खाका किसे कहते हैं? तो ये मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ के बताऊँगा, चलिए पढ़ दूँगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि खाका होता क्या है। तो अगर हम लोग कोई घर वगैरह बनाते हैं या कोई भी हम कोई चीज़ का निर्माण करते हैं, यानी इंजीनियर वगैरह जो होते हैं वो किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, कोई पुल बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उससे पहले वो उसका एक चित्र तैयार करते हैं। यानी उसका अंदर का इंटीरियर कैसा होगा, यानी वो अंदर से कैसा दिखेगा, वो बाहर से कैसा दिखेगा, कौन सा पिलर कहाँ पर होगा, यानी कौन सा खंभा कहाँ पर होगा, दीवार कहाँ पर होगी, छत कहाँ पर होगी और कौन सी दीवार कहाँ पर बनानी है, कौन सा गेट कहाँ पर लगेगा, इसका एक पहले वो लोग एक चित्र बनाते हैं। यानी एक चित्र के अंदर वो
बनाते हैं, उसका खाका बनाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, एक वेल अरेंज ढंग से बनाया जाता है। क्या खाका, यानी किसी भी घर को बनाने से पहले उसका एक चित्र बनाया जाता है, उसके अंदर देखा जाता है कि किसका कमरा कहाँ पर होगा, यानी आपका कमरा कहाँ पर होगा, मम्मी पापा का कमरा कहाँ पर होगा और दादा दादी का कमरा कहाँ पर होगा, बाथरूम कहाँ पर होगा। ये सब दर्शाने के लिए एक चित्र बनाया जाता है उस पूरे घर का। उसे क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं खाका। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि खाका किसे कहते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र कहलाता है। इसका क्या मतलब है, यानी एक छोटे क्षेत्र का, यानी हमारा जो घर है वो कोई 500-600 किलोमीटर के अंदर तो बनने वाला है नहीं। वो कितने के अंदर बनेगा, वो बन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 300 गज, 400 गज, 500 गज, इतने के अंदर ही तो बनेगा ना। तो ये पैमाना कितना हुआ, यानी ये जो दूरी हुई ये कितनी हुई, ये दूरी तो हुई छोटी, यानी छोटा क्षेत्रफल, और बड़ा पैमाना, यानी पैमाना किसे लेंगे हम लोग, पैमाना मानेंगे हम लोग इसका बड़ा, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर तो होगा नहीं। हम लोग 5-6 ये इतना अगर हम लोग दूरी लेते हैं, यानी इतना क्षेत्रफल के लिए अगर हम लोग एक कमरे को बताते हैं तो हम लोग इतना लेते हैं, यानी इतना क्षेत्रफल लेते हैं किसके अंदर, एक पेज के अंदर। तो हमने बड़े जो क्षेत्रफल थे उनके लिए तो कितना माना, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर कैसा है, एक सिर्फ एक कमरे को दर्शाने के लिए हमने कितनी जगह कवर कर ली, ये इतनी जगह हमने कवर कर ली एक पेज के अंदर। तो छोटे क्षेत्रफल का बड़े पैमाने पर, यानी बड़ा पैमाना है हुआ ये, और छोटा क्षेत्रफल कैसे, यानी हमारा जो घर है वो 500 किलोमीटर में तो बनने वाला है नहीं, वो बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा 200 गज, 300 गज, 400 गज, 500 गज, 600 गज हो जाएगा। अरे 10 एकड़ में बना लो यार, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो ये जो बड़े क्षेत्रफल को छोटे पैमाने, ये छोटे क्षेत्रफल को बड़े पैमाने पर दर्शाया जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं खाका। यानी आपके समझ में आया खाका किसे कहते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा पढ़ के भी बता देता हूँ। एक छोटे क्षेत्रफल का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, यानी इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो बड़े, इससे क्या, इस लाइन का क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसको मैं थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर था किसके ऊपर आधारित था, मानचित्र के ऊपर। मानचित्र हमने क्यों बनाया, ताकि हम लोग ये जो छोटी से छोटी जानकारी होती है हमारी पूरी दुनिया के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने मानचित्र बनाया। और मानचित्र के अंदर भी हमने ये जो रेखा चित्र होता है, रेखा चित्र किसका होता है, रेखा चित्र होता है पूरे गांव का। ये मैं थोड़ा सा और डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ग्लोब के अंदर दिखाया जाता है पूरे देशों को, यानी ये जो अलग अलग उपमहाद्वीप होते हैं उनके अंदर। फिर हमने एक देश को भी हम लोग देख सकते हैं किसके अंदर, एक ग्लोब के अंदर। लेकिन हम लोग ग्लोब के अंदर एक ये जो देश होता है उसके राज्यों को नहीं देख सकते, उसके ज़िलों को नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हमने कौन सा बनाया, इसलिए हमने बनाया मानचित्र। और फिर मानचित्र के अलावा भी अगर हमें कोई छोटी सी दूरी होती है उसको दर्शाने के लिए, यानी अगर हम लोग कहीं पर घूमने गए, यानी किसी जगह पर पिकनिक मनाने गए, अगर हमें कोई पूछता है कि आप लोग वहाँ पर किस तरह से गए, यानी आप किस रास्ते से गए, तो हम लोग उसको बताने के लिए एक रेखा चित्र बना देते हैं। यानी हम लोग पहले घर से सीधे गए, फिर हमने लेफ़्ट लिया, फिर हमने लेफ़्ट लिया, फिर हमने राइट लिया, फिर चौराहे से हम लोग सीधा गए, फिर हमने राइट लिया, फिर एक चौराहे से हम लोग लेफ़्ट हो गए और फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो इसको दर्शाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, तो हमने उससे छोटी चीज़ को दर्शाने के लिए रेखा चित्र का प्रयोग किया। लेकिन रेखा चित्र के अंदर हम लोग एक घर का इंटीरियर तो बता नहीं सकते कि अलग अलग घर का, यानी ये जो जितने भी हम लोग रास्ते में घर आएंगे उनका अलग अलग इंटीरियर तो नहीं बताएंगे ना, कि उसके अंदर इतने कमरे थे, उस घर के अंदर इतने कमरे थे, ये तो ऐसा नहीं बता सकते रेखा चित्र के अंदर। तो उसको बताने के लिए क्या होता है, यानी ये जो अलग अलग घर होते हैं उसके अंदर का भी जो चीज़ें होती है उसको दर्शाने के लिए क्या बनाया जाता है, उसको दर्शाने के लिए बनाया जाता है खाका। तो खाका मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम लोग कोई घर का डिज़ाइन बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं खाका। यानी जो इंजीनियर वगैरह कोई घर वगैरह बनाते हैं, कोई पुल वगैरह बनाते हैं, उससे पहले उसका एक चित्र बनाते हैं, उसी को बोला जाता है खाका। यानी पहले ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बनेगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग खाका। तो ये यहाँ पर पूरा हमारा ये चैप्टर था जो हमने यहाँ पर समझ लिया है। ये क्या है, ये है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे हमें किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं देखा जा सकता, उससे हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका
कहा जाता है। यानी हम लोग एक कमरे को दर्शाने के लिए बार बार मानचित्र थोड़ी बनाएंगे, यानी पैमाना वगैरह थोड़ी मानेंगे। हम लोग एक पेज के अंदर अपने घर का जो चित्र होता है, यानी कौन सा कमरा कहाँ पर है, हमारा बाथरूम कहाँ पर है, हमारे दादा दादी कमरा कहाँ पर है, हमारा कमरा कहाँ पर है, माँ बाप का कमरा कहाँ पर है, इसको दर्शाने के लिए खाका बनाया जाता है। तो यह आप लोगों को मैंने यहाँ पर पूरा चैप्टर समझा दिया है। तो यहाँ पर हमारा जाकर चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, यानी लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। और यह जो चैप्टर है हमारा, ये जो हमारा चौथा चैप्टर हमने कवर किया किसका, एनसीईआरटी क्लास 6th ज्योग्राफी का, 6ठी क्लास का हमने आज चौथा चैप्टर कर लिया है। इसके 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, वो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। तो ये जो चैप्टर है इसकी PDF आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, इसकी सीधी PDF की लिंक, यानी आप लोगों को चैनल पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा उस PDF पर पहुँच जाएंगे, ताकि क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो जाने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने यानी आज हमने इसका कौन सा चैप्टर कवर किया, आज हमने इसका चैप्टर किया चौथा, यानी चौथा चैप्टर जो मानचित्र था वो हमने पूरा यहाँ पर पढ़ लिया है। लेकिन मैंने इसके 3 चैप्टर भी ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे आप लोग पिछली चीज़ों को भूलते जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा रिपीट कर करके भी क्लासेस को देख लीजिएगा। और अगर आपने एक भी बार नहीं देखी है तो आप लोग उनको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आगे की चीज़ों को समझने के लिए वो क्लासेस बहुत ही काम में आने वाली हैं। और मैंने इसके एनसीईआरटी क्लास 6th हिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। इन सब की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और ये किसके लिए होने वाला है, UPSC CSE IAS के 2000, ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये किसके लिए होने वाला है, ये UPSC CSE IAS के 2023-24 के बच्चों के लिए होने वाला है, तो इसको आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, मैंने इसी चैनल पर आप लोगों के लिए फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर मैंने इसके 6 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। और इसका कल कौन सा लेक्चर आएगा, तो इसका कल लेक्चर आएगा 7वां, यानी इसका 7वां वीडियो आएगा और वो लेक्चर नंबर होगा 6 और ये लेक्चर नंबर 5 है। ये क्लास नंबर 6 और लेक्चर नंबर 5, ये क्या चक्कर हुआ, तो ये चक्कर ऐसा है कि मैंने लेक्चर तो 5 ही किए हैं। हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वो किसके बारे में था, वो था इसके इंट्रो के बारे में, यानी उसके अंदर हमने देखा था कि फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं अपनी UPSC की प्रिपरेशन के लिए। तो यही सब हमने उस वीडियो के अंदर समझा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये जान लेना अच्छा होता है कि उसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं और हमें कौन कौन से पढ़ने हैं अपनी UPSC की प्रिपरेशन के लिए। इसलिए मैंने उसका एक इंट्रो वीडियो बनाया और उसके 5 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और कल उसका 6ठा लेक्चर आने वाला है, यानी वीडियो नंबर 7 आने वाली है, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और लास्ट में थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को पूरा देखने के लिए। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर नोट्स PDF एंड अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, तो टेलीग्राम है क्रैक कॉम्पिटिशन विद RSR, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा और उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सारी क्लासेस की PDF आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और लास्ट में अगर गाइज वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा तो लग रहा है ना। और ऐसा भी बताना कि ऐसा क्या आपने आज तक पढ़ा था, यानी इतनी डिटेल से आपने NCERT अगर आपने आज तक पढ़ी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यानी अगर कोई और भी ऐसा पढ़ा रहा है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है रोज़ मेहनत करने के लिए और नई नई वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग लाइक नहीं करेंगे या कमेंट नहीं करेंगे तो मैं वीडियो लाना बंद कर दूंगा, लेकिन गाइस अगर आप लोग लाइक या कमेंट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है रोज़ मेहनत करने के लिए और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर से करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि उससे ही आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरी क्लास आएगी। मेरी क्लास हमेशा किस टाइम पर आती है, तो मेरी क्लास आती है हमेशा 5:15 बजे, शाम के 5:15 बजे।
गाइज़ कई लोग सोचेंगे कि मैं वीडियो के शुरू में तो गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और मेरी वीडियो आती है शाम के 5:15 बजे, तो ये क्या फ़ंडा हुआ। तो ये फ़ंडा ऐसा है कि गाइज़ मैं हमेशा ऐसा चाहता हूँ कि आप लोगों का जोश जुनून जो है वो हमेशा सुबह की तरह ही बरकरार रहे, यानी सुबह की तरह ही बना रहे। तो इसीलिए मैं अपनी हर क्लास के अंदर गुड मॉर्निंग से शुरुआत करता हूँ। मैं कभी भी गुड इवनिंग नहीं बोलता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जोश भी शाम की तरह ही ठंडा हो जाए। इसलिए मैं हमेशा अपनी क्लास के अंदर गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। तो अभी भी मैं आपको गुड मॉर्निंग ही बोलूँगा, गुड नाइट ही बोलूँगा, इसलिए ताकि आप लोगों का जोश जो है वो सुबह की तरह ही उभरता हुआ रहे, हमेशा की तरह। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइज़। थैंक यू सो मच।